For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. Now, material cost के चैप्टर में देखो, material is the first element of cost. आपको कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करनी है, प्लीज दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. 5 से 10 मार्क का आता है और इसका थियोरी भी बहुत आता है. मैं प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं, बट थियोरी भी इसकी करके जाना पहले ही बता रहा हूं. नाउ, मटेरियल कॉस्ट का एक जो प्रैक्टिकल एरिया सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है इज लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री, और दूसरा जो आता है वो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. तो मटेरियल कॉस्ट जो है, सबसे पहले लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री. देखो, एक तो होता है लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री में रीऑर्डर लेवल. रीऑर्डर लेवल वो होता है जिसपे हमने ऑर्डर प्लेस करना है. रीऑर्डर लेवल जनरली कैसे फिक्स किया जाता है कि हम लोग मैक्सिमम डिमांड और सप्लाई के प्रेशर के लिए तैयार हैं. चंदू चाचा की कहानी आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था, भाई ओ भाई ये भी गड़बड़ है, वो भी गड़बड़ है, यहाँ से डिमांड वहां से सप्लाई है जी. यहाँ पे जो है ये खाने के लिए मेहमान आए हुए हैं, और वहां जो है हमारा यहाँ पे जो है सप्लायर भी हमें चंडाल काका जो है वो दे ही नहीं रहा. बता भाई, तो बसड़ पा रखी है. तो ऐसे में क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड या मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड. ये जनरली कंजर्वेटिवली ऐसे फिक्स किया जाता है कि भाई वी आर रेडी फॉर द मैक्सिमम डिमांड एंड सप्लाई प्रेशर. देन दूसरा तरीका होता है सेफ्टी स्टॉक लेवल प्लस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल पीरियड. इस तरीके से भी निकाला जा सकता है कि भी सेफ्टी स्टॉक इतना रखते हैं, नॉर्मल कंजम्पशन नॉर्मल पीरियड इतना तो रखना ही पड़ेगा, इतना तो कोई भी रखेगा. देन कम्स मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी. रीऑर्डर लेवल पे रीऑर्डर क्वांटिटी मंगाओगे, लेकिन वो आने तक कम से कम मिनिमम कंजम्पशन कुछ होगी और मिनिमम पीरियड कुछ ना कुछ लगेगा ही. जैसे अगर आपको वो कहानी याद हो तो 20 किलो पे हमने 25 किलो मंगाया था, लेकिन 25 किलो कभी भी हमारे पास 45 केजी कभी भी नहीं हो पाता. क्यों? क्योंकि हमारी कम से कम आधा किलो की तो डेली कंजम्पशन होती है, और कम से कम 4 दिन तो हमारा सप्लायर लेके जाता ही है. तो उस हिसाब से 42 केजी से 43 केजी से ज्यादा कभी हमारे पास ट्रक में, सॉरी ड्रम में हमारे हो ही नहीं सकता. प्लीज डू नॉट टॉक. आगे बढ़ते हैं. देन मिनिमम लेवल, सेफ्टी स्टॉक लेवल, बफर स्टॉक लेवल. इट इज द आइडियल इन्वेंट्री लेवल एट विच द ऑर्डर मटेरियल शुड बी रिसीव्ड. आइडियली हम लोग रीऑर्डर लेवल पे ऑर्डर प्लेस करेंगे, आइडियली हमारी नॉर्मल कंजम्पशन होगी, आइडियली हमारी नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड पे हमें डिलीवरी मिलेगी. तो ये हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं कि आइडियली हम रीऑर्डर लेवल पे ऑर्डर प्लेस करेंगे, नॉर्मल कंजम्पशन होगी, नॉर्मल पीरियड होगा, उस पर डिलीवरी मिल जाएगी. सेफ्टी स्टॉक डेज इनटू एनुअल कंजम्पशन, ऐसा भी कहा जा सकता है. टेक एन एग्जांपल, मैं कहता हूं यार मेरे को ना 30 दिन की कंजम्पशन अपने पास रखनी है, पूरे साल की कंजम्पशन, लेट्स टेक एन एग्जांपल है 12,000. तो 12,000 अगर पूरे साल की कंजम्पशन है तो मुझे बताओ 360 डेज की अगर इतनी है तो 30 डेज की कितनी. तो ये हम लोग इस तरीके से जो है 1,000 निकाल सकते हैं. ऐसा भी सिचुएशन हो सकती है कि आपको ये इस तरीके से डेटा दे दे. देन एवरेज लेवल के दो तरीके बताए थे. एक बताया था मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय 2, एक दूसरा बताया था मिनिमम लेवल प्लस हाफ ROQ. इस तरीके से निकाल सकते हो, मैक्सिमम मिनिमम डिवाइड बाय 2 या मिनिमम लेवल प्लस हाफ ROQ. इस बेसिस पे आप इसे निकाल सकते हो. देन डेंजर लेवल, कि भाई ओ भाई रीऑर्डर लेवल हमने ऑर्डर ही नहीं प्लेस किया. क्लास सेशन के बाद करें क्या? एवरेज लेवल आपने मुझसे क्लास ली है? नहीं लिया है. आपके दोस्त पूछ रहे हैं कि सर ये एवरेज लेवल और ये एवरेज लेवल का सेम आंसर आ सकता है क्या? आ सकता है और आ नहीं भी सकता है. मैंने आपको ये डिराइव करके दिखाए हुए हैं क्लास में, क्योंकि मैं मेरे स्टूडेंट से एक्सपेक्ट नहीं करता कि मेरे से ये सवाल पूछे. ये आ भी सकता है, आ नहीं भी सकता है. आ कब सकता है वो मैं बता देता हूं. जब आपकी कोई कंजम्पशन जो है मिनिमम मैक्सिमम कुछ नहीं होती, नॉर्मली होती है, और डिलीवरी पीरियड भी नॉर्मली होता है. तो मैक्सिमम लेवल कैसे निकलता है बेबी? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी. अगर मिनिमम कंजम्पशन नहीं है तो नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल पीरियड, ये मैक्सिमम लेवल हो गया. मिनिमम लेवल कैसे निकलता है? रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल पीरियड डिवाइड बाय 2. थियोरेटिकली ये रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इन नॉर्मल पीरियड, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इन नॉर्मल पीरियड. ये मिनिमम लेवल 2 हो गए. 2 मिनिमम लेवल प्लस ROQ डिवाइड बाय 2 हो गया ये. तो मैथमेटिकली अगर आप करोगे तो मिनिमम लेवल प्लस हाफ ROQ बच गया. ये तब होगा जब आपका कंजम्पशन नॉर्मल होगी, मिनिमम कंजम्पशन मिनिमम पीरियड नहीं होगा. तो हो सकता है. ठीक है जी, वेलकम है जी. सेशन के बाद पूछ लेना, एक बार खत्म कर लेने दो. ठीक है जी. ये रिवीजन सेशन है, क्वेरी सेशन नहीं है. प्लीज सब लोग शांत हो जाओ. लेट अस प्रोसीड. डेंजर लेवल कैसे निकलता है?
नॉर्मल कंजम्पशन, अरे यार मैंने ना ऑर्डर नहीं प्लेस किया, अरे यार मिस हो गया, ओ माय गॉड मिस हो गया, कोई बात नहीं भाई, इस पे तो कर दे कम से कम, इस पे नहीं किया तो पक्का तेरा तो गेम ओवर। कहने का मतलब नॉर्मल कंजम्पशन भी नहीं कर पाओगे तुम अगर इमरजेंसी डिलीवरी पीरियड, मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेजेस का तुमने इतना इतना सामान नहीं रखा। डेंजर लेवल कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आना चाहिए। रीऑर्डर लेवल पे ऑर्डर प्लेस करो कोई बात नहीं, बट डेंजर लेवल से पक्का पहले करो। रीऑर्डर लेवल पे नहीं किया कोई बात नहीं, बट डेंजर लेवल से पहले नहीं किया तो भसड़ हो जाएगी। ये सारे लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री का मैंने आपको ये चार्ट बना के दिखाया था, इनका रिलेशन समझाया था। रिलेशन कैसा था, बड़ा सिंपल सा था। ये आपका जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये आपका मैक्सिमम लेवल है, ये आपका मिनिमम लेवल है, ऑन एन एवरेज इनका एवरेज हो गया। हम लोग क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, रीऑर्डर लेवल पे ऑर्डर प्लेस करते हैं, रीऑर्डर लेवल पे ऑर्डर प्लेस करते हैं, नॉर्मल कंजम्पशन होती है, नॉर्मल पीरियड होती है, हमें डिलीवरी मिल जाती है, डिलीवरी मिलती है और हमें जो हमारी रीऑर्डर क्वांटिटी है, ऑर्डर क्वांटिटी वो मिल जाती है, ऑर्डर क्वांटिटी मिलती है, फिर हमारा मैक्सिमम लेवल आ जाता है। फिर हम लोग जो है जैसे रीऑर्डर लेवल पे पहुंचते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं, फिर मिनिमम लेवल या सेफ्टी स्टॉक लेवल पे डिलीवरी मिल जाती है, फिर से आ जाता है एंड सो ऑन। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइड बाय 2 ऑन एन एवरेज इतना हमारा रहता है। या अगर आप मैथमेटिकली ये भी देखोगे तो मिनिमम लेवल प्लस ROQ का हाफ, यहीं से हम लोगों ने जो है देखा हुआ है। अब बढ़ते हैं आगे। कंजम्पशन को यूजेज भी कहा जाता है, रीऑर्डर पीरियड को लीड पीरियड, डिलीवरी पीरियड भी कहा जाता है। नॉर्मल कंजम्पशन, नॉर्मल यूजेज, नॉर्मल डिलीवरी पीरियड, नॉर्मल लीड टाइम, अगर ना दिया हो तो एवरेज ले लेना, आप लोगों ने बहुत सारे सवालों में किया हुआ है। बट प्रेफरेबली वेटेड एवरेज अगर डेटा दिया हो तो वेटेड एवरेज ज्यादा प्रेफर करते हैं सिंपल एवरेज से। आपको याद होगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, जनरली हमें सिंपल एवरेज का डेटा दिया होता है, बट अगर वेटेड एवरेज का डेटा दिया हो बेस्ट है। मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेजेस, जो डेंजर लेवल का होता है, अगर वो ना दिया हो तो मिनिमम डिलीवरी पीरियड के आसपास का पीरियड आप ले लेंगे। प्लीज फोन छोड़ दो, थैंक यू। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज √2 into A into O upon C। A जो है हमारा है एनुअल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल टू बी परचेज, एनुअल परचेज बजट, एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल डिमांड, सब एक ही चीज है। अगर ये ना दिए हुए हो तो हम लोग कहेंगे भाई जितनी कंजम्पशन या यूजेज करनी है वो हमारे को परचेज करनी होगी। फर्स्ट चॉइस परचेज बजट, नहीं दिया हुआ तो कंजम्पशन बजट ले लूंगा मैं। ये हमारा ओ होता है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर या ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, सी होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये EOQ एज द केस में भी हमारा हो गया है। इसका EOQ का हमारा फार्मूला जो है के हिसाब से, ये फॉर्मूला मेथड किसने दिया था, बॉमल साहब ने दिया था, या फिर एज द केस में भी विल्सन साहब ने दिया था। दो लोगों को क्रेडिट दिया जाता है, बॉमल मॉडल और विल्सन मॉडल कहा जाता है। आपको याद हो तो ये ग्राफ एक बनाया था हमने कि जैसे जैसे ऑर्डर साइज आप बड़ा करते जाओगे वैसे वैसे हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो कम होती जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो जाएंगे, लेकिन कैरिंग कॉस्ट बढ़ती जाएगी क्योंकि यूनिट्स कैरी ज्यादा करोगे। तो जहां ये दोनों मीट करते हैं वो हमारे लिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आती है। ये इन दोनों का सम होता है एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और एनुअल कैरिंग कॉस्ट, जहां पर लीस्ट आएगी वो हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होगा। और वो कहां होता है, जहां ये दोनों जो है इक्वल हो जाते हैं वो हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता है। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर में क्या क्या आ सकता है, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ रिसीविंग मटेरियल, कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग मटेरियल, परचेज डिपार्टमेंट के खर्चे, कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग इन्वेंट्री, कैरेज इनवर्ड्स, लोडिंग अनलोडिंग, कॉस्ट ऑफ बिल पेमेंट, इंस्पेक्शन, कॉस्ट ऑफ इनकमिंग मटेरियल, ट्रांजिट इंश्योरेंस प्रीमियम, मटेरियल हैंडलिंग ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे ऑर्डरिंग कॉस्ट में आती हैं। ये ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर आपको किसी सवाल में निकालने को बोल दे, ये सारे खर्चों को डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स करके ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर निकाल देंगे। ऐसा भी हमने क्वेश्चन देखा हुआ है जिसमें कि हमने ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर निकाला था। फिर इसके बाद फिर कैरिंग कॉस्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, एज अ परसेंटेज ऑफ एवरेज इन्वेंट्री वैल्यू। जो भी हमारी स्टोरेज कॉस्ट है, इंटरेस्ट कॉस्ट है, इंश्योरेंस कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, नॉर्मल स्पॉइलेज, डिटेरियोरेशन, लीकेज, वेस्टेज है और मटेरियल हैंडलिंग ड्यूरिंग स्टोरिंग एक्टिविटीज है, इन सबको आप कैरिंग कॉस्ट कहते हैं। इन सब कैरिंग कॉस्ट को डिवाइड करें एवरेज इन्वेंट्री वैल्यू से तो ये आपका परसेंटेज ऑफ एवरेज इन्वेंट्री वैल्यू आ जाएगा। EOQ का रेलिवेंट कॉस्ट निकालने का शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, √2 into A into O into C। या फिर आप क्या करते हैं, ऐसे कर सकते हैं, A डिवाइड बाय EOQ आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाते हैं, इंटू O ये एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई, फिर EOQ डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू एवरेज क्वांटिटी जो हम लोग कैरी कर रहे हैं सेफ्टी स्टॉक लेवल को एक्सक्लूड करके, इंटू C ये हमारी एनुअल कैरिंग कॉस्ट हो गई। तो ये हमारी एनुअल रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग EOQ इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसको ऐसे कहा जा सकता है, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री अगर निकालनी है तो ये जो रेलिवेंट कॉस्ट निकाली थी दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, इसमें एनुअल परचेज कॉस्ट और ऐड कर दोगे तो एनुअल टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगी। सवाल में आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर एनम निकालने को बोले, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आप कैसे निकालोगे, A डिवाइड बाय जो भी RO की रीऑर्डर क्वांटिटी या EOQ है, ये आपका जो है नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर एनम आ जाएगा।
एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालनी है, इसी को ओ से मल्टीप्लाई कर दो, जस्ट इज टू से ये आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो आए थे ए डिवाइड बाय आर ओ क्यू, इसको मल्टीप्लाइड बाय ओ कर दोगे तो आपकी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट ऐसे केस में भी आ जाएगी। टाइम बिटवीन टू ऑर्डर्स अगर कभी बोलता है तो 360 डेज या 12 मंथ्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स करके आप टाइम बिटवीन टू ऑर्डर्स निकाल सकते हो। देन इसके बाद जो है एवरेज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, भाई जितना हम लोग कैरी करते हैं ये हमारा एवरेज स्टॉक है, याद है, आरओ क्यू डिवाइड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक लेवल, दिस मल्टीप्लाइड बाय परचेज प्राइस पर यूनिट इज योर एवरेज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इतना सामान ऑन एन एवरेज हम लोग कैरी करते हैं। फिर आपको एनुअल कैरिंग कॉस्ट निकालने को बोले तो आरओ क्यू डिवाइड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक लेवल, ये एवरेज स्टॉक है, इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट ऐसे कर दो, या एवरेज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो ऊपर निकाली थी इनटू कैरिंग कॉस्ट की परसेंटेज, ये एनुअल कैरिंग कॉस्ट हमारी आ जाएगी एज द केस में भी। नेक्स्ट एक रेशियो होती है जिसे कहते हैं इनपुट आउटपुट रेशियो। भाई मटेरियल कितना इनपुट डाला, आउटपुट कितना है, इनपुट अपॉन आउटपुट इनटू 100, ऐसे करके आप निकाल सकते हो इनपुट आउटपुट रेशियो। मटेरियल का मैं दूसरा क्वेश्चन ऑलरेडी परचेज कॉस्ट इन्वेंट्रीबल कॉस्ट करा चुका हूं मेरे टेस्ट वाला, ठीक है ना, इसका भी हो चुका, उसका भी हो गया। अच्छा ईओक्यू बाय टेबुलेशन मेथड उम्मीद है आपको याद होगा। ईओक्यू वो ऑर्डर साइज है जहां टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट जो हमारी लीस्ट आएगी, दैट इज एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल परचेज कॉस्ट और एनुअल कैरिंग कॉस्ट। कहां है भैया एनुअल कैरिंग कॉस्ट, मिस हो गया, हो एड पॉकेट बुक में लिख लो, एड एनुअल कैरिंग कॉस्ट, अगली वाली में ठीक कराएंगे। दैट इज एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस एनुअल परचेज कॉस्ट प्लस एनुअल कैरिंग कॉस्ट इज द लीस्ट। अब ये आप कैसे बनाते हो, मैंने आपको इसके 10 कॉलम बताए हुए हैं, बट ये मिनिमम 5 कॉलम तो बनाना ही है। ऑर्डर क्वांटिटी, एनुअल परचेज कॉस्ट कैसे, एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाइड बाय परचेज प्राइस पर यूनिट, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट ए डिवाइड बाय क्यू, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे, इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ओ, एनुअल कैरिंग कॉस्ट क्यू डिवाइड बाय 2, जितना भी ऑर्डर क्वांटिटी है ये वाली डिवाइड बाय 2 इतना कैरी करते हैं, इनटू सी, और फिर एनुअल टोटल कॉस्ट दैट इज एनुअल परचेज कॉस्ट प्लस एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस एनुअल कैरिंग कॉस्ट 1 प्लस 2 प्लस 3। जहां पर भी आपका लीस्ट आएगा, जो भी आपका लीस्ट आएगा वो आपका ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। फिर बारी आती है चॉइस ऑफ सब्स्टिट्यूट मटेरियल। कई बार क्या होता है रेगुलर मटेरियल हमें नहीं मिलता, रेगुलर मटेरियल नहीं मिलता तो हम लोग सब्स्टिट्यूट मटेरियल ढूंढते हैं जिसकी लीस्ट कॉस्ट हो पर यूनिट ऑफ फिनिश आउटपुट। वेरी इंपॉर्टेंट है, पर यूनिट ऑफ फिनिश आउटपुट। इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी हमने किया था कि भाई जुगाड़ करना पड़ रहा है तो जो भी हमें लीस्ट कॉस्ट पड़ेगा पर यूनिट ऑफ फिनिश आउटपुट दैट वी विल चूज। आगे बढ़ते हैं। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक। ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक का हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग कहते हैं यार देखो सेफ्टी स्टॉक मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम पीरियड, अगर आपने रीऑर्डर लेवल रखा वो बहुत ज्यादा है, व्हाई आर यू कीपिंग सो मच, मैक्सिमम कंजम्पशन की पॉसिबिलिटी क्या है, रिमोट विद मैक्सिमम पीरियड, बहुत ही कम चांस है यार। मैक्सिमम कंजम्पशन कब हुआ था यार, मैंने साल में 50 बार अगर ऑर्डर दिए ना तो 2 बार मैक्सिमम कंजम्पशन हुई है या 1 बार मैक्सिमम कंजम्पशन हुई है। अब उसके चक्कर में, और मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड कितना लगा है, अगेंस्ट 2 साल में 1 बार मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड लगा है। अब यार उसके चक्कर में तुम इतना ज्यादा सेफ्टी स्टॉक रख लो। तो एक्चुअली क्या है, ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक वो होता है जहां एनुअल सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट और एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट या शॉर्टेज कॉस्ट या बैक ऑर्डर कॉस्ट लीस्ट आती है। जहां पर भी इन दोनों का सम लीस्ट आता है वो हमारे लिए ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक लेवल है। याद होगा हम लोग इसकी स्टेटमेंट बनाते हैं ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक की, कुछ याद है? परचेज कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट नहीं, ये टेबुलेशन मेथड ईओक्यू का नहीं है, ये ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक लेवल है। हम सेफ्टी स्टॉक याद करो ये लेते थे, 0 ले लिया, 20 ले लिया, 40 ले लिया, 60 ले लिया, ऐसे करके हम लोग जो है देखते हैं कि भाई मेरे लिए कौन सा सेफ्टी स्टॉक लेवल ऑप्टिमल है, जहां उनकी एनुअल कैरिंग कॉस्ट और सेफ्टी स्टॉक एंड एनुअल शॉर्टेज कॉस्ट, बैक ऑर्डर कॉस्ट या स्टॉक आउट कॉस्ट जहां पर लीस्ट है, इन दोनों का सम वो हमारे लिए ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक लेवल है। Then comes inventory turnover ratio, simple ratio, raw material consumed divided by average inventory of raw material. Raw material consumed कैसे निकलता है, opening stock of raw material at raw material purchase less closing stock of raw material. Simple average निकालते हैं opening stock plus closing stock divided by 2, नहीं तो weighted average का अगर डेटा दिया हो तो weighted average ज्यादा प्रेफर करते हैं। Once again raw material consumed divided by average stock of raw material, ये आपकी inventory turnover ratio होती है। फिर बारी आती है इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड। इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड आप डेज में निकाल सकते हो 360 या 365, मंथ्स में निकाल सकते हो 12 या वीक्स में निकाल सकते हो 52, डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऐसे करके। इन्वेंट्रीएबल कॉस्ट तो मैं आपको ऑलरेडी करा ही चुका हूं, ये तो हो ही चुका है, तो आगे बढ़ जाते हैं। ये भी हो चुका है, जीएसटी वाला पोर्शन भी ओके, ये आ गया। नाउ इन्वेंट्री की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस, एक होता है एबीसी ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल, एक होता है एफएसएन या फास्ट स्लो मूविंग और नॉन मूविंग, वीईडी वाइटल एसेंशियल या और डिजायरेबल, और हाई मीडियम लो, ये आपके जो है अलग अलग इन्वेंट्री कंट्रोल के सिस्टम्स हैं।
ये क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्वेंट्री. इफ यू रिमेंबर एबीसी, ग्रेट. इफ यू डोंट रिमेंबर, लेट मी रिकॉल. 70% ऑफ द वैल्यू और 10% क्वांटिटी, इसको ए कैटेगरी कहते हैं. और 10% ऑफ द वैल्यू और 70% क्वांटिटी, इसको सी कहते हैं. और जो 20% वैल्यू 20% क्वांटिटी है, इसको बी कहते हैं. इस पे मैक्सिमम कंट्रोल ए पे, कि भाई इतनी ज्यादा वैल्यू है, इतनी कम क्वांटिटी है, भाई इस पे सबसे ज्यादा कंट्रोल रख. अबे इतनी कम वैल्यू है, इतनी ज्यादा क्वांटिटी है, अबे छाड़ ना, कम कंट्रोल रख. और इस पे मॉडरेट कंट्रोल रख. ये हमारा इसी चीज का ग्राफ है कि 10% जो हमारी क्वांटिटी है बट वैल्यू 70% है, ए कैटेगरी है. 20% नेक्स्ट वैल्यू और 20% क्वांटिटी है, तो ये हमारा जो है बी कैटेगरी हो गया ये. और सी कैटेगरी 70% हमारी क्वांटिटी है और 10% वैल्यू है, ये हमारा सी कैटेगरी एज द केस में भी हो गया. फिर इसके बाद जो है एचएमएल. ये क्या होता है? ये पर यूनिट कॉस्ट लेके चलता है. ये क्या करता है? ये यूनिट कॉस्ट लेके चलता है. इसमें हाई प्राइस आइटम जिसकी भी पर यूनिट कॉस्ट हाईएस्ट है, उस पर सबसे ज्यादा कंट्रोल रखो. हाईएस्ट प्राइस पर यूनिट वाले पे सबसे ज्यादा कंट्रोल रखो. मीडियम प्राइस पर यूनिट पे मीडियम कंट्रोल रखो. और लो प्राइस आइटम पे लीस्ट कंट्रोल रखो एज द केस में भी. वीईडी, वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल. वाइटल में क्या होगा गाइस? वाइटल, ओए हेलो, ये मेरे रॉ मटेरियल, दिस, इसके बिना तो मेरा काम ही नहीं हो सकता. अब शाही पनीर, पनीर के बिना तो बन ही नहीं सकता भाई, है जी. ये तो चाहिए भाई. ठीक है, मेरी बात सुनो. अगर देसी टमाटर नहीं होगा, विदेशी लगा देंगे. प्याज ये वाला लाल वाला नहीं होगा, हरा वाला लगा देंगे. वो नहीं, दूसरा लगा देंगे. ऐसे दिल पे मत लो भाई. लेकिन शाही पनीर तो उसके बिना ना बनेगा. तो वट एवर. वाइटल, इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं. एसेंशियल, ये हो तो अच्छा है. टमाटर देसी हो तो बहुत अच्छी बात है, बढ़िया पनीर बनता है, शाही पनीर. बट डिजायरेबल, ठीक है यार, ओके चलो ये भी हो तो ठीक है. तो वाइटल पे मैक्सिमम कंट्रोल चाहिए होता है. मॉडरेट पे हम लोग जो एसेंशियल पे मॉडरेट कंट्रोल रखते हैं. और डिजायरेबल पे हम लोग जो है मिनिमम कंट्रोल रखते हैं एज द केस में भी. देन इसी तरीके से अगला क्लासिफिकेशन होता है एफएसएन, फास्ट मूविंग. ओ भाई ये आया इन्वेंट्री और चला गया. ओ भाई आया और चला गया, भाई इसका ध्यान रख. ओ भाई इसके बिना तो भसड़ हो जाएगी. ये तो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है. हाई स्टॉक वेलोसिटी है, आया. इसकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिस स्टॉक की इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ज्यादा है वो फास्ट मूविंग है. जिसकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कम है, स्लो मूविंग है. और जो की इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है ही नहीं भाई, अभी मूव ही नहीं कर रहा है ये तो साल भर में, तो ये नॉन मूविंग है. ऑब्सोलीट मटेरियल, इस पे मैक्सिमम कंट्रोल. जो हाई, जो मूविंग है, जो फास्ट मूविंग है, उस पर सबसे ज्यादा कंट्रोल करोगे. जो अदरवाइज जो है स्लो मूविंग पे मीडियम कंट्रोल रखोगे. और नॉन मूविंग पे आप लीस्ट कंट्रोल एज द केस में भी रखोगे. अब बारी आती है, मैंने आपको बताई थी अभी बात कि बैक ऑर्डर या शॉर्टेज कॉस्ट क्या होती है. जैसे आपने ऑर्डरिंग कॉस्ट की लिस्ट देखी थी, कैरिंग कॉस्ट की लिस्ट देखी थी, इसी तरीके से शॉर्टेज कॉस्ट की लिस्ट देखते हैं. ये क्या होती है? एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड टू प्रोक्योर गुड्स इमरजेंसी के दौरान. इमरजेंसी के दौरान हमें क्या एक्स्ट्रा कॉस्ट खर्च करनी पड़ेगी? दिस इज स्टॉक आउट कॉस्ट, शॉर्टेज कॉस्ट, व्हाटएवर यू मे से. लॉस ऑफ पोटेंशियल प्रॉफिट्स ड्यू टू लॉस ऑफ कस्टमर्स की भी. और सोचो, इमेजिन करो, हेलो, कस्टमर आया, आके बोला सामान है, हमने कहा नहीं है, चला गया. भाई साहब, अगर माल खरीद के जाता तो प्रॉफिट हो जाता ना. शॉर्टेज की वजह से ही नुकसान हुआ है. कस्टमर आया, आके बोला भाई साहब सामान है, ये हमारा रेगुलर कस्टमर है, लूज ही नहीं कर सकते. ना नहीं कहेंगे, ना कहेंगे तो ये बाजू वाली दुकान पे जाएगा. और बाजू वाली दुकान वाला सबसे पहले इन्हें जाके अपने यहाँ पे जो है पकोड़े खिलाता है. और पकोड़े खिला के कहते हैं तुमने मेरा नमक खाया, अब तुम्हें मुझसे ये सामान खरीदना पड़ेगा. हा हा हा. तो अब इसमें क्या है? तो हम लोग क्या करते हैं? हम कहते हैं इसको जाने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे तुझे जाने नहीं. तो एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर करते हैं टू प्रोक्योर डिलीवरी जिस टाइम पे हमें शॉर्टेज हो रही है. तो दिस इज अगेन, तो हमारी शॉर्टेज कॉस्ट में या जैसा भी बैक ऑर्डर कॉस्ट में ये दोनों आइटम्स जो है आती हैं. देन ये डिमांड पुल सिस्टम अभी नवंबर 22 के एग्जाम में थियोरेटिकली आया था, या जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम. कि भाई हेलो, डिमांड होगी, कस्टमर डिमांड करेगा तो हम लोग प्रोडक्शन चालू करेंगे डिमांड के बेसिस पे. उसके बेसिस पे मटेरियल रिक्वायरमेंट भेजेंगे परचेज डिपार्टमेंट को, और परचेज डिपार्टमेंट सामान खरीदेगा, ऑर्डर खरीदेगा सप्लायर को, और वहां से सप्लायर जो है हमें सामान भेजेगा. डेली के डेली हमारे पास सामान होगा. इससे क्या होगा? हम अपने पास जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम में क्या होता है, हम छोटे छोटे ऑर्डर्स रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे मंगाते हैं. एवरी डे वी आर प्लेसिंग एन ऑर्डर. उसमें हमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखना पड़ता है सप्लायर से. हम उसकी वजह से क्या होगा, हमारी फैक्ट्री स्पेस बचेगी, हम लोग ज्यादा सामान ही नहीं रखेंगे, डेली सामान मंगाएंगे. इन्वेंट्री की कैरिंग कॉस्ट, मटेरियल हैंडलिंग, ब्रेकेज कॉस्ट
कम होगी। क्यों? क्योंकि हम स्टोर रूम में सामान ही बहुत ही कम रखेंगे, ये नहीं है जीरो रखेंगे, बहुत ही कम रखेंगे। सीधा रॉ मटेरियल आएगा, थोड़ा सा ही हमारे स्टोर रूम में होगा, थोड़ा सा ही, बस उससे काम शुरू कर दिया, इतने वो आ रहा है, इतने तक हम लोगों ने आज की प्रोडक्शन कर ली, ये रोज हमारे पास सामान आ रहा है, उससे फिर कभी स्टॉक आउट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग कभी कस्टमर को नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा स्टॉक है और डेली हमारे पास ऑर्डर आ रहा है हमारे सप्लायर से। एंड देन रीवर्क या रेक्टिफिकेशन कॉस्ट कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है, हम लोग ताजा रॉ मटेरियल यूज करते हैं, तो ताजा रॉ मटेरियल में जो रीवर्क या रेक्टिफिकेशन है उसकी करने की कम होती है जरूरत। जो पुराने रॉ मटेरियल्स होते हैं भाई, जैसे अगर खाने की चीजें होती हैं वो बहुत जो है पुरानी हो जाती है। कागज, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था जब मैं ये कॉन्सेप्ट करा रहा था, मैंने आपको बोला था यार कागज जो है हम लोग अगर पहले से खरीद के रख लेते हैं और मॉनसून में पड़ा रहा था तो उसमें क्या होता है, वो चिपक जाते हैं कागज, वो कागज चिपक जाते हैं और उसका प्रिंटिंग में जो अटकते हैं, वो मशीन में जो अटक जाते हैं, चार चार कागज एक साथ ले जाता है, एंड दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। और रीवर्क रेक्टिफिकेशन फिर से उसको जो है लगाना पड़ता है उस कागज को निकाल के, तो अकॉर्डिंगली रीवर्क कॉस्ट या रेक्टिफिकेशन कॉस्ट जो है भी कम हो जाएगी, क्योंकि ताजा रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो उससे हमारी ये कॉस्ट रिड्यूस होगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम ताजा रॉ मटेरियल यूज करेंगे तो हम अपना सेलिंग प्राइस भी बेटर कर पाएंगे, क्योंकि हमारी क्वालिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट बेटर होगी। हमने ताजा रॉ मटेरियल यूज किया तो आर फिनिश गुड्स विल ऑब्वियसली बी ऑफ अ बेटर क्वालिटी एंड हेंस वी विल चार्ज मोर प्राइस। तो वंस अगेन, डिमांड पुल सिस्टम इसको कहते हैं, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम, थियोरेटिकली एग्जाम में आ सकता है। वंस अगेन, इसकी कॉस्ट के, इसकी क्या क्या सेविंग्स होती हैं जिट की वजह से? फैक्ट्री स्पेस बचती है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट बचती है, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, ब्रेकेज कॉस्ट, स्टॉक आउट कॉस्ट, रीवर्क कॉस्ट या रेक्टिफिकेशन कॉस्ट, और सेलिंग प्राइस भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। अब बढ़ते हैं लास्ट एरियाज, दैट इज स्टोर्स लेजर। स्टोर्स लेजर क्या होता है? ये कौन सा डिपार्टमेंट बनाता है बताओ? कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में स्टोर कीपर बनाता है। स्टोर कीपर बिन कार्ड बनाता है। बिन कार्ड, बिन कार्ड इज द क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड, इसमें यूनिट्स, रेट, अमाउंट ये भी बनाए जा रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बनाता है। बनाया, बताया था उस टाइम पे, भूल गए बालम। बिन कार्ड, स्टॉक कार्ड, स्टोर्स कार्ड इज प्रिपेयर्ड बाय स्टोर कीपर एंड स्टोर्स लेजर इज प्रिपेयर्ड बाय कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। तो इसमें रिसिप्ट दिखाते हैं, इनके रेट्स हमेशा दिए ही होते हैं मोरलेस। इश्यूज दिखाते हैं, इश्यूज का रेट क्या दिखाना है वो आपके मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ इश्यू पे डिपेंड करता है। मेथड्स बहुत सारे हैं, एक है आपका स्पेसिफिक प्राइस मेथड या आइडेंटिफाइबल कॉस्ट मेथड, ये इसका जितना एक्चुअल प्राइस है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, भैया हमने स्पेशली कोई मटेरियल मंगवाया है किसी जॉब के लिए, स्पेशली कुछ मंगवाया है किसी जॉब के लिए, किसी वर्क के लिए, एंटीक्स हैं एक्सेट्रा, तो ये अपने आप में स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन है, इनके अपने अपने प्राइसेस हैं, जिस प्राइस पे आया उसी प्राइस पे इशू होगा। भैया हमने स्पेसिफिकली खरीदा है तो ये स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड या आइडेंटिफाइबल कॉस्ट मेथड, ये तो सबसे सिंपल है भैया, इसी के लिए मंगाया, लगाओ खत्म करो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होता है? प्राइस ऑफ द मटेरियल विच इज अराइविंग फर्स्ट, उसका हमने प्राइस पहले लेना है। और लास्ट इन फर्स्ट आउट में जो प्राइस ऑफ द लेटेस्ट इन्वेंट्री परचेज को हम लोगों ने जो है लेके चलना है और उससे इशू करना है। फिजिकली कैसे इशू हो रहा है वो मुझे नहीं पता, फिजिकली तो स्टोर कीपर इशू कर रहा है, वो अपने हिसाब से इशू करेगा जो उसको ठीक लगेगा। हो सकता है इन्वेंट्री मिक्स हो जाती है, वो फिर इशू करता है, या हो सकता है कि उसके पास जो है पेरिशेबल गुड्स हो। अब मैं यहां लीफो अकाउंटिंग कर रहा हूं, मैं उसको ये थोड़ा ना बोलूंगा सुन लास्ट इन वाला पहले इश्यू करियो, ना ना उसको अपना काम करने दो, हम अपनी अकाउंटिंग कर रहे हैं। उसने जितना भी इशू किया बस लेटेस्ट वाला प्राइस ले लेंगे, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, मिसकंसेप्शन बताई थी। बच्चे लोग, बहुत सारे लोग रादर प्रोफेशनल, उनको भी धेलेगा नहीं पता होता, क्यों? क्योंकि थियोरेटिकली चीजें पड़ी होती हैं, कुछ पता होता नहीं कि करते कैसे हैं। भैया हम अपना काम कर रहे हैं अकाउंटिंग, स्टोर कीपर जो कर रहा है करने दो, हमने लेटेस्ट वाले प्राइस के हिसाब से इशू करके दिखाना है। हम स्टोर कीपर को कुछ नहीं बोल रहे, तू जैसे इशू कर रहा है कर, कोई बात नहीं है। देन इसके बाद सबसे ज्यादा एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट फीफो, लिफो और परपेचुअल वेटेड एवरेज है। परपेचुअल वेटेड एवरेज, ये सिंपल एवरेज नहीं, परपेचुअल वेटेड एवरेज अभी आएगा आगे। फीफो हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, इसमें क्या है? जो भी कॉस्टलीस्ट आइटम है वो सबसे पहले हमने इशू करना है, वो एग्जॉस्ट होगा तो सेकंड कॉस्टलीस्ट को हम लोग पिकअप करेंगे और इशू करेंगे। परपेचुअल सिंपल एवरेज में क्या होगा? यूनिट लेटेस्ट प्राइसेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्राइसेस, इस हिसाब से इशू करना है। और लॉट जो एग्जॉस्ट होता है फीफो के बेसिस पे, उस हिसाब से फिजिकल मूवमेंट। इफ यू गाइस रिमेंबर ग्रेट, इफ यू डोंट रिमेंबर, फीफो सब लोग कर लेते हैं, लीफो हर कोई कर लेता है। और पीरियोडिक, ये परपेचुअल सिंपल एवरेज में कोई कंफ्यूज ना हो जाए उसके लिए जल्दी से एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। लेट्स से मेरे पास 100 यूनिट्स पड़ी है 5 रुपए की, 200 यूनिट्स अगली डेट पे आई है 6 रुपए की, 800 यूनिट्स अगली आई हैं 7 रुपए की। मैं लेट्स से एन एग्जांपल 200 यूनिट्स इशू कर रहा हूं, मैं क्या रेट लूंगा? इन तीनों का एवरेज। मैं क्या रेट लूंगा? इन तीनों का एवरेज, 5 + 6 + 7
डिवाइड बाय 3। जो भी रेट है मुझे रेट बताने की जरूरत नहीं, आई एम नॉट कंसर्न। लेट्स से अगली ही डेट पे मैं 100 यूनिट्स और इशू कर रहा हूं, अगली ही डेट पे मैं 100 यूनिट्स और इशू कर रहा हूं। अब मैं कौन से रेट्स लूंगा? 6 + 7 डिवाइड बाय 2। क्यों? क्योंकि मैं मानूंगा ये 100 यूनिट्स यहां इशू हो गई हैं और इसमें से भी 100 यूनिट्स यहां इशू हो गई हैं, तो जो यहां इशू हो रही हैं वो इन दोनों में से हो रही हैं, यहां से हो रही है, तो अल्टीमेटली इन दोनों का एवरेज रेट लूंगा, इन दोनों से ये लिया। अब लेट्स से नेक्स्ट डेट पे अब मैं इशू करता हूं 200 यूनिट्स और, अब सिर्फ 7 लूंगा। क्यों? क्योंकि हेलो ये भी 200 खत्म हो गई, 100 यहां हो गई, 100 यहां हो गई। अब अगली डेट पे लेट्स से एग्जांपल 900 यूनिट्स मेरे पास आ गई 8 की, और फिर मैं 500 यूनिट्स इशू कर रहा हूं। अब मैं इन दोनों का रेट लूंगा 7 + 8 डिवाइड बाय 2। तो आपको मैंने क्या बोली बात? फीफो मेथड के हिसाब से फिजिकल मूवमेंट अजम्पशन लेके चलना है कि भाई मेरे पास कौन से रेट्स लेने हैं, वो रेट्स लेने हैं जो मेरे पास फीफो के हिसाब से मेरे पास सामान मैं मान के चल रहा हूं ये पड़ा हुआ होगा, उस हिसाब से चलना है। इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करने से ही बनता है बेसिकली, तो इसलिए मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कराई है। पीरियोडिक सिंपल एवरेज में क्या होता है? पूरे पीरियड में एक सिंपल एवरेज, जितने रेट्स है, जैसे अब यही वाला एग्जांपल है, ये पूरे पीरियड के रेट्स हैं तो और कोई रिसिप्ट्स नहीं है, तो 5 + 6 + 7 + 8 एक ही सिंगल रेट, सारी इश्यूज इस रेट से होंगी। किससे? 5 + 6 + 7 + 8 डिवाइड बाय 4। ये भी 200 यूनिट्स, ये भी 100 यूनिट्स, ये भी 200 यूनिट्स, ये भी 500 यूनिट्स। पीरियोडिक सिंपल एवरेज में क्या होता है? एक ही पीरियड टोटल यूनिट प्राइसेस इन दिस अकाउंटिंग पीरियड डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्राइसेस करके आपने निकाल देना है। मूविंग या रनिंग एवरेज मैंने आपको बताई थी बात, ये वैसे ज्यादातर यूज होता है सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट में, मैंने आपको दिखाया भी था अगर याद हो। ये इन्वेंट्री के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोर्स में रखा हुआ है तो ठीक है। ये हम लोग क्या करते हैं? पीरियोडिक सिंपल एवरेज डिवाइड बाय नंबर ऑफ पीरियड्स ले लेते हैं, बट ये मूविंग एवरेज, एवरेज विच मूव्स, लेटेस्ट डेटा को इन करके प्रीवियस डेटा को आउट कर देते हैं। ये स्टॉक मार्केट में उनकी एवरेजिंग जो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस जिसे कहते हैं उसमें यूज होता है। वहां पर अगर आप टेक्निकल इंडिकेटर मनी कंट्रोल वगैरह में देखोगे उसको वहां पर कहते हैं SMA, सिंपल मूविंग एवरेज। वहां पे आपको वन ऑफ द टूल्स भी मिल जाएगा, ये जनरली वहां की एवरेजिंग के लिए यूज होता है। इसके लिए इन्वेंट्री के लिए इट इज नॉट एट ऑल प्रेफर्ड टू बी यूज्ड। परपेचुअल वेटेड एवरेज, इसमें क्या है? ये अगेन इंपॉर्टेंट है। हर बार जब आप इशू कर रहे हो टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल हेल्ड ऑन द डेट डिवाइड बाय क्वांटिटी हेल्ड, ये हर बार निकाल के देखना है और उसके हिसाब से अपने उसको इशू करके दिखाना है। नेक्स्ट, फिर पीरियोडिक वेटेड एवरेज में भी क्या है? पूरे पीरियड में जितनी टोटल कॉस्ट है डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी, ऐसे करके आपने एक रेट निकाल देना है। टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी, ये आपने रेट निकाल देना। मूविंग एवरेज, ये भी वही है जैसे आपका मूविंग सिंपल एवरेज था, ये भी जो है अगेन हमारा इन्वेंट्रीज की जगह वहीं पे यूज होता है। वहां पर भी वेटेड मूविंग एवरेज भी यूज होता है, सिंपल मूविंग एवरेज भी यूज होता है, दोनों तरह के यूज होते हैं। तो आपने क्या करने हैं, जो भी आपके वेटेड एवरेज प्राइसेस है पीरियोडिक, वो पीरियोडिक वेटेड एवरेज प्राइसेस को लेके लेटेस्ट डेटा को इन करके पहले वाले डेटा को आउट करके नंबर ऑफ पीरियड से डिवाइड करके चलते रहते हैं। मैंने आपको इसका क्वेश्चन भी कराया हुआ है, बुक में है सॉल्व क्वेश्चन एवरेज वाला। पीरियोडिक के बाद ये मूविंग एवरेजेस वाला है, 5 मंथ्स मूविंग एवरेज के 2 केसेस थे, दोनों आपने किए हुए हैं। वन ऑफ द सॉल्व क्वेश्चन, बड़ा बेसिक सा सवाल है। रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड या मार्केट प्राइस मेथड, आज की डेट में भैया मैंने कितने का खरीदा भूल जाओ, मार्केट में अगर मैं रिप्लेस करता हूं कितने का आता है? नया कितना खरीदेगा जा रहा है? भैया मैंने खरीदा था ये 100 रुपए का, आज कितने का आ रहा है? भाई 150। चल भाई 150 के हिसाब से इशू कर। फिर रियलाइजेबल प्राइस, ओए मैंने 100 का खरीदा था, अच्छा एक बात बता आज अगर बेचेगा तो कितने का होगा? भाई साहब 95 का बिकेगा। तो सेल प्राइस एक है, रिप्लेसमेंट वैल्यू कि मैं खरीदूं नया तो कितने का आएगा, एक है रियलाइजेबल बेच दूं इसको एज इट इज पोजीशन में तो कितने का बिकेगा। तो ये जो है ये भी एक्चुअल प्राइसेस नहीं है। तो इसमें आपको अगर याद हो स्टोर्स लेजर में मैंने आपको बोला था कि जो लास्ट कॉलम है एक तो होता है रिसिप्ट्स इश्यूज, एक होता है बैलेंस। बैलेंस में रेट का कॉलम नहीं बनता, किसी भी सिंपल एवरेज में नहीं बनता, रिप्लेसमेंट प्राइस में नहीं बनता, रिप्लेसमेंट के बाद रियलाइजेबल में नहीं बनता, स्टैंडर्ड प्राइस में नहीं बनता। जो लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉलो करते हैं उनके लिए प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड प्राइस इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल परचेज प्राइस ऑफ द मटेरियल, ये आपने लेके चलना है। स्टैंडर्ड प्राइस, सारे इश्यूज स्टैंडर्ड प्राइस से होंगे। थैंक यू, ऑल इश्यूज।
इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड, अब इसमें क्या होता है, हम लोग जो है अपने प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी घुसा देते हैं। वो स्टोर रूम के खर्चे चल डाल दे, आपने स्टोर रूम में रखा, चलो इसको इन्फ्लेट कर दे। भाई साहब हमने सामान खरीदा 100 रुपए का, उसको कैरी किया, 5 रुपए उसके लग गए, 105 रुपए का मेरे को इन्वेंट्री। इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। रीयूज प्राइस मेथड, अब ये जो है इट इज प्राइस्ड एट अ डिफरेंट रेट फ्रॉम द ओरिजिनल प्राइस। हम लोग क्या कह रहे हैं, रीयूज, अगर मैंने इसको फिर से यूज किया, रीयूज प्राइस मेथड, इट इज प्राइस एट डिफरेंट रेट फ्रॉम ओरिजिनल प्राइस। सिनेरियो बड़ा सिंपल है, हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग ये कह रहे हैं हमने पिछला वाला जो मटेरियल था जैसे हमारे पास आया, ठीक है जी, और हम लोग टेक एन एग्जांपल भाई, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, जैसे मैं अभी आपको रीवर्क की भी बात बोल रहा था कि भाई हमने कागज लिया फिर से डाला, तो पुराना कागज जैसे अगर हम उसको रीयूज कर रहे हैं तो रीयूज के लिए हम लोग क्या प्राइस लेंगे, ये भी, इसका भी बैलेंस में रेट का कॉलम नहीं बनता, ये भी थियोरेटिकल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेस स्टॉक मेथड, इसमें क्या होता है, एक मिनिमम क्वांटिटी या सेफ्टी स्टॉक लेवल साइड में रख लेते हैं, और उसके बाद जो आपका मेथड है, नॉर्मल मेथड, मिनिमम लेवल को छोड़ के आपका फीफो मेथड है, लीफो मेथड है, वेटेड एवरेज मेथड है, जो भी मेथड है चलाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जरूर ध्यान देना, अगर आप स्टोर्स लेजर बना रहे हो, शॉर्टेजेस को आप कैसे ट्रीट करोगे, इसके दो ट्रीटमेंट्स है, एक को फॉलो करो, दूसरे को नोट दो। शॉर्टेजेस को एक तो क्या किया जा सकता है, जो आपका मेथड चल रहा है उसके हिसाब से इशू कर दो, फीफो लीफो वेटेड एवरेज जो मेथड चल रहा है उसके हिसाब से इशू कर दो। शॉर्टेज हुई है, इशू कर दो। अब ये शॉर्टेज नॉर्मल शॉर्टेज हो सकती है, नॉर्मल शॉर्टेज हो सकती है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में, कॉस्ट बुक कीपिंग में, अगर आपको याद हो, नॉर्मल शॉर्टेज को हम लोग क्या करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स की तरह चार्ज करते हैं, और एबनॉर्मल शॉर्टेज है तो कॉस्टिंग बिल में चार्ज करते हैं। इशू कर दो, जो नॉर्मल मेथड है। आपकी शॉर्टेज हुई है, स्टॉक टेकिंग होती है, इन्वेंट्री जब ऑडिट होता है तो पता चलता है, अरे यार ये शॉर्टेज हुई है, चार्ज कर दो भाई वहां। और अगर नॉर्मल शॉर्टेज हुई है और वो कहता है यार इन्फ्लेट कर दो अपने सामान को, टेक एन एग्जांपल, भाई मेरे पास ना 110 यूनिट्स पड़ी हुई थी 10 रुपए की, 1100 रुपए, ये बैलेंस में पड़ी है मेरे पास। कहता है अरे सुन यार मैंने काउंटिंग कराई है, 100 यूनिट्स निकली हैं, अच्छा 10 शॉर्टेज, हाँ। कहता है अच्छा एक काम कर यार, सुन, वो स्पेसिफिकली बोलता है यार एक काम कर, ये 10 यूनिट्स जो ही है ना, क्लोजिंग स्टॉक को इन्फ्लेट कर दे। तो क्या करेंगे, अब हम कहेंगे ये 1100 इज नॉट द कॉस्ट ऑफ 110 यूनिट्स, इट इज द कॉस्ट ऑफ 100 यूनिट्स, तो कॉस्ट इन्फ्लेट हो गई। तो आपने सिर्फ इश्यूज के कॉलम में दिखाना है, आपने इश्यूज के कॉलम में सिर्फ यूनिट्स दिखानी है। आपने जो सोर्स लेजर है उसमें रिसिप्ट इश्यूज होती है ना, इश्यूज में सिर्फ 10 यूनिट दिखाएंगे, रेट कोई नहीं दिखाएंगे। 10 यूनिट इशू हो गई, बस कुछ नहीं, बैलेंस भैया 100 बच गई, और आपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू इन्फ्लेट कर दी। ये भी एक मेथड होता है, बट डिफॉल्ट पैरामीटर में हम लोग क्या करते हैं, फीफो लीफो वेटेड एवरेज मेथड फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से करेंगे। ये तभी करूंगा जब वो स्पेसिफिकली बोलेगा, पहले बता रहा हूं। आई डू दिस मेथड ओनली व्हेन ही इज टेलिंग मी कि इन्फ्लेट कर क्लोजिंग स्टॉक को, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। मैं चुपचाप से शॉर्टेज हुई इशू करके दिखा दो, नॉर्मल मेथड, क्योंकि अगर नॉर्मल शॉर्टेज है तो कैसे चार्ज करेंगे, अभी बताया था, फैक्ट्री ओवरहेड्स, और अब नॉर्मल शॉर्टेज होगी तो कॉस्टिंग मिल में चार्ज करेंगे। तो इशू करो नॉर्मल मेथड से, ये पहली चीज हो गई। दूसरा, अगर मटेरियल रिटर्न टू वेंडर है, अब इसकी भी दो स्कूल ऑफ थॉट है, जो मेथड चल रहा है उसी मेथड से इशू कर दो, जो भी आपका मेथड चल रहा है फीफो लीफो वेटेड एवरेज उससे कर दो। दूसरा कहते हैं नहीं यार एक बात बताओ, वेंडर को वापस कर रहे हो, उसने अगर आपको 20 रुपए का सामान दिया है तो इनवॉइस प्राइस जो था उसी रेट पे वापस करो। तो ये दोनों स्कूल ऑफ थॉट चलते हैं। एक बंदा कहता है स्टोर लेजर तो मेरे हैं यार, मैं कॉस्ट अकाउंटिंग अपनी कर रहा हूं, उसको क्यों छेड़ूं, मैं नहीं छेड़ रहा, इनवॉइस प्राइस नहीं दिखा रहा, मैं नॉर्मल मेथड फॉलो कर रहा हूं, मैं नहीं उसको छेड़ रहा। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं यार, जिस रेट पे आया था उसी रेट पे करो। वॉट एवर यू डू, यू गिव अ नोट इन दिस रिगार्ड कि भाई मैं क्या कर रहा हूं। मैंने पर्सनली देखा है ये मेथड ज्यादा फॉलो होता है, इसका नोट देते हैं और कहते हैं कि भाई इनवॉइस प्राइस पे भी हो सकता था, इसलिए मैंने मेथड 1 ट्रीटमेंट 1 वो बताए हैं जो ज्यादा फॉलो होते हैं। इसका भी मेथड जिस रेट से इशू होता है, शॉर्टेज हुई है इशू करो, जो भी फीफो लीफो वेटेड एवरेज है इसको भी इशू करो, अपना फीफो लीफो जो भी प्राइसिंग ऑफ मेथड, प्राइसिंग ऑफ इशू का जो मेथड है उसके हिसाब से इशू करो। दूसरे का नोट दे दो कि भाई ऐसे भी कर सकते हैं, थैंक यू। फिर मटेरियल रिटर्न बैक टू स्टोर रूम, ओए हमने ना मटेरियल इशू किया और जिस डिपार्टमेंट को इशू किया उसने वापस भेज दिया, हो सकता है ना, उसने वापस भेज दिया, ओए मुझे नहीं चाहिए, या ज्यादा आ गया, ओए गलत आ गया, वट एवर एज द केस में भी। अब ये हमारे पास अगर वापस आ गया, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन, अब ये वापस आ गया तो जिस रेट पे इशू किया था उसी रेट पे रिसिप्ट कर लो। लेट्स से वो रेट नहीं दिया हुआ,
तो जो भी लेटेस्ट फ्रेश परचेजेस जिस रेट पे हो रही है ना, उसका अजम्पशन लेके कर दो भाई। ओए अभी कितने का आया था यार? वो जी 10 रुपए का आया था, चल 10 रुपए के हिसाब से दिखा दे। या तो मुझे बताओ, वैसे दे शुड टेल अस कि किस रेट पे इशू किया था, दे शुड टेल अस। तो अक्सर बता देता है, नहीं बताता है, नोट देके सॉल्व कर लो, दैट्स इट। ये लेबर कॉस्ट हो गया, ये हमने कर लिया मटेरियल कॉस्ट। लेबर कॉस्ट, नाउ लेबर ह्यूमन रिसोर्स होता है जिसको कि भाई तनख्वाहें देते हैं। अब एक्चुअली क्या है, सिंपल सी बात समझो, जो एम्प्लॉई है या लेबर है, ओके, अब ये जो तनख्वाहें देते हैं, हमारे देश में ज्यादा फेमस क्या है, कौन सा सिस्टम, टाइम वेज सिस्टम या पीस वेज सिस्टम? वेज सिस्टम। कौन सा सिस्टम फेमस है? वेज सिस्टम। बट टाइम या पीस? टाइम। हमारे देश में और मैक्सिमम देशों में जो तनख्वाहें मैक्सिमम दी जाती हैं वो आवर्स बेसिस पे, आवर्स वर्क के बेसिस पे दी जाती हैं। तो जो वर्कर जब आता है और जाता है, उसके आने जाने को हम लोग क्या कहते हैं? टाइम कीपिंग, रिकॉर्ड रखा जाता है, कौन कब आ रेला है, कब जा रेला है। लोग अंगूठा लगाते हैं आज की डेट में, पुराने जमाने में सिस्टम्स अलग अलग तरह के होते थे। तो बात क्या है, एचआर डिपार्टमेंट या पर्सनल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है वो क्या करता है, वो तनख्वाहें कैलकुलेट करता है। वो कैलकुलेट करता है किस बेसिस पे? टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट। टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट से लेता है टाइम कितना और अटेंडेंस क्या रही बंदे की, उसके बेसिस पे वो एम्प्लॉय की डिटेल, ये तनख्वाह है, उसका आर्ली रेट है, उसके हिसाब से वो तनख्वाहें कैलकुलेट करके पेरोल डिपार्टमेंट को बता देता है। और पेरोल डिपार्टमेंट जो है वो बोलता है ओके जी, मेरे हिसाब से ये आवर्स काम किया इसने, ये रेट है इसका, लो जी ये तनख्वाह है। कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट आप भी चेक कर लो। कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो है कहता है ओके चलो ले जाओ, पैसे ले जाओ। एम्प्लॉइज का हिस्सा एम्प्लॉय के हाथ में पकड़ा देता है, जितना डिडक्शन, जैसे आपको पता ही है पीएफ कटता है, ईएसआई कटता है, पता है ना, कुछ स्टैट्यूटरी कंपल्शंस, कोई टीडीएस ईडीएस कटता है, कोई लोन लिया हो तो उसका अमाउंट कटता है, और फिर बैलेंस जो है वो डिडक्शंस कंट्रीब्यूशन स्टैट्यूटरी बॉडीज या एम्प्लॉयर एज द केस में भी, जैसे अगर उसने लोन दिया था तो उसको जो है वो अपने पास रखेगा एज द केस में भी। नाउ लेट अस सी वन बाय वन, शुरुआत से खेलते हैं। पहली चीज आपको जो मैंने यहाँ पे इस चैप्टर में सिखाई थी वो ग्रॉस लेबर कॉस्ट या ग्रॉस एम्प्लॉय कॉस्ट ही सिखाई थी। ग्रॉस लेबर कॉस्ट या ग्रॉस एम्प्लॉय कॉस्ट कैसे निकालते हैं? हर तरह की तनख्वाह, बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस, हाउ इट कम्स फ्रॉम लिविंग अलाउंस, अदर अलाउंसेस, बोनस, कमीशन, लीव सैलरी, सारे ऐड कर दो, ये तो सारे कैश खर्चे हैं। फिर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, इसमें एम्प्लॉय भी डालता है, लेकिन हमने सिर्फ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन लेना है। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन उसकी बेसिक पे और डीएमए से कटेगा, बाद में वो जो हम लोग कैश पेबल निकालेंगे उसमें काटेंगे। फिर ग्रॉस वेजेस में उसका पेंशन फंड में, अच्छा मैं ये चीज, प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों डालता है। पेंशन फंड एज द केस में भी वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर डालता है, एज द केस में भी ये सिर्फ एम्प्लॉयर डालता है। ग्रेचुटी फंड में भी सिर्फ एम्प्लॉयर ही डालता है अमाउंट। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों डालते हैं, दोनों का कंट्रीब्यूशन जाता है। और एम्प्लॉयज बेनिवोलेंट फंड या जो भी है एम्प्लॉयज का वेलफेयर फंड, इसमें भी ऑर्गेनाइजेशंस में डिपेंड करता है कि भाई वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों डालेंगे या सिर्फ एम्प्लॉय डालेगा। तो जनरली जो है वो कहते हैं भैया हम तुम्हारे वेलफेयर के लिए दोनों, हम भी डालूंगा पैसा, तुम भी डालूंगा, और दोनों मिलकर पार्टी करूंगा। सिंपल सी बात। तो कहने का मतलब कई सारी चीजें, कई सारे इवेंट्स किए जाते हैं, उस केस में एम्प्लॉइज बेनिवोलेंट फंड रखा जाता है एज द केस में भी। तो ये सारे एम्प्लॉय कॉस्ट या लेबर कॉस्ट का पार्ट होते हैं। फोकस आपने टैक्सेशन में भी पढ़ा हुआ है, या उनको फ्रिंज बेनिफिट्स भी कहते हैं हम लोग यहाँ पर। फ्री अकोमोडेशन, टेलीफोन, ट्रांसपोर्ट, गैस, वाटर, एजुकेशन, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी, बहुत सारी चीजें हैं। ट्रांसपोर्टेशन तो हो ही गया। ग्रॉस वेजेस फॉर नॉर्मल टाइम वर्क आ गया, इसमें आप ओवर टाइम वेजेस और ऐड कर दो तो ग्रॉस लेबर कॉस्ट इंक्लूडिंग ओवर टाइम वेजेस आ गई। अब अगर बंदे के हाथ में वो कितना कैश या टेक होम ले जा रहा है, तो उसमें क्या करो, ये जो आपकी ग्रॉस तनख्वाह है ना, इसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड काट दो, टू ईएसआई फंड काट दो, एज वेल एज एम्प्लॉइज बेनिवोलेंट फंड काट दो। कि भाई मेरा कंट्रीब्यूशन भी तेरे को कैश नहीं दूंगा, इन अथॉरिटीज को दूंगा। प्रोविडेंट फंड अथॉरिटी अलग है, ईएसआई अथॉरिटी अलग है, और बेनिवोलेंट फंड हम लोगों ने अलग से क्रिएट किया हुआ है। तो ये हम वहां करेंगे एज द केस में भी। देन इसके बाद इंस्टॉलमेंट्स, कोई अगर उसने लोन लिया हुआ था एम्प्लॉय ने तो वो कट्टा मारेंगे उसको। कोई डिडक्शंस, कोई और एडवांसेस ड्यूज, एडवांस सैलरी वगैरह दी हुई थी या लोन दिया हुआ था, दोनों कट्टे मारने आपने। फिर ग्रेचुटी फंड और पेंशन
अच्छा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ग्रेचुटी फंड भी वो नहीं देगा, एज अ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड भी वो इसके हाथ में नहीं पकड़ाएगा। वो पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करेगा, ग्रेचुटी स्कीम में इन्वेस्ट करेगा। फिर उसके बाद नॉन कैश पर्क्स और टीडीएस ये और एडजस्ट किए जाएंगे, माइनस किए जाएंगे, और ये जो है आपका कैश पेबल टू वर्कर्स निकालने को बोल सकता है एज द केस में भी। नाउ कम्स हाउ डू यू ट्रीट आइडल टाइम इन दी कॉस्ट अकाउंट्स। डिपेंड्स, आइडल टाइम को कैसे कॉस्ट अकाउंट्स में एडजस्ट किया जाता है। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, कॉस्ट अकाउंट्स में आइडल टाइम डिपेंड करता है नेचर पे। आइडल टाइम मींस द टाइम व्हेन वर्कर इज देयर बट ही इज नॉट वर्किंग बट ही इज बीइंग पेड। काम पे आया हुआ है, बैठा हुआ है, बट तनख्वाह मिल रही है लेकिन काम नहीं कर रहा है। तो ये दो तरह का हो सकता है, एक नॉर्मल एक एबनॉर्मल। नॉर्मल आइडल टाइम कैसा होता है, वो जो कि नॉर्मली होगा ही, लंच ब्रेक लेगा, टी ब्रेक लेगा, वाटर ब्रेक लेगा, एक काम खत्म करके दूसरा चालू करेगा, उसमें गैप होगा। तो अकॉर्डिंगली नॉर्मल आइडल टाइम को हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट लेते हैं और इसीलिए उसका नॉर्मल आइडल टाइम को हम लोग जो है माइनस कर देते हैं इफेक्टिव आवर्स निकालते समय। अगर आपको याद हो, इफेक्टिव आवर्ली रेट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो ग्रॉस वेजेस हैं वो ग्रॉस वेजेस को हम लोग इफेक्टिव आवर्स से डिवाइड करते हैं। इफेक्टिव आवर्स कैसे निकलता है, टोटल लेबर आवर्स माइनस नॉर्मल आइडल टाइम, ऐसे करके जो है आपका इफेक्टिव लेबर आवर्स निकाला जाता है। तो ये हम इस हिसाब से क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए की बंदे की तनख्वाह है, लेट्स से वो आया 9 घंटे के लिए है, लेकिन 1 घंटा उसका नॉर्मल आइडल टाइम है, 1 घंटा नॉर्मल आइडल टाइम है, तो उसके इफेक्टिव आवर्स या प्रोडक्टिव आवर्स 8 घंटे हैं। तो हमने क्या करना है, हमने कहना है भाई 8 घंटे के 10,000 रुपए दे रहा हूं मैं। 1 घंटे का कितना हुआ, 1250। अब जो भी आउटपुट बन रहा है इस 8 घंटे में बन रहा है, 1 घंटा तो उसका लंच ब्रेक, टी ब्रेक, वाटर ब्रेक, व्हाटएवर एज द केस में नॉर्मल आइडल टाइम है। एबनॉर्मल आइडल टाइम की अगर बात करें, एबनॉर्मल आइडल टाइम की अगर मैं बात करूं तो एबनॉर्मल आइडल टाइम की कॉस्ट हम लोग निकालते हैं और इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में नहीं, कॉस्टिंग पीनल अकाउंट में लेके जाते हैं, हम इसको हटा देते हैं। तो जो भी आपका इफेक्टिव आवर्ली रेट जैसे 1250 आया था, लेट्स से वर्कर जो है 2 घंटे एबनॉर्मली आइडल बैठा रहा, तो 2500 रुपए आपने कॉस्टिंग बिल अकाउंट में चार्ज करना है, कस्टमर से नहीं रिकवर कर सकते ये। तो दिस विल बी रिड्यूस्ड, जो भी है हम अपने कस्टमर से नहीं चार्ज करेंगे, हमारा अपना नुकसान है, किसी जॉब, किसी प्रोसेस, किसी बैच, किसी प्रोडक्ट पे चार्ज नहीं होगा। देन कम्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज ओवर टाइम। ओवर टाइम का सबसे फेमस तरीका जो होता है वो तो फैक्ट्रीज एक्ट से जो ऑर्गेनाइजेशन कवर्ड होती हैं, आपने अक्सर सुना होगा कि डबल रेट मिलता है, डबल रेट मिलता है। ये डबल रेट किन के लिए, जो फैक्ट्रीज एक्ट से कवर्ड है। फैक्ट्रीज एक्ट से कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस कवर्ड है, वो लोग मैनुअली काम कर रहे होते हैं, तो उनके हिसाब से उनका हिसाब क्या होता है, भाई अप टू 48 आवर्स अ वीक तो भैया तुम्हें नॉर्मल वेज रेट देंगे, बियॉन्ड 48 आवर्स डबल देंगे, हम डबल ऑफ नॉर्मल वेज रेट देंगे। नेक्स्ट फिर बारी आती है एज द केस में भी, अप टू 9 आवर्स अ डे आपको नॉर्मल वेज रेट देंगे और बियॉन्ड 9 आवर्स अ डे डबल द नॉर्मल रेट देंगे। दिस और दिस विच एवर इज हायर देंगे, इनमें से जो भी हायर होगा, हायर ऑफ द टू स्कीम्स विल बी पेड टू दी वर्कर, कि भाई 48 आवर्स अ वीक नॉर्मल रेट, बियॉन्ड 48 आवर्स डबल द नॉर्मल रेट, 9 आवर्स अ वीक डे नॉर्मल रेट, बियॉन्ड 9 आवर्स अ डे डबल द नॉर्मल रेट। देन कम्स ओवर टाइम। अब हो किस लिए रहा है वो डिपेंड करता है, अगर ओवर टाइम स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर्स की वजह से हो रहा है तो उसको डायरेक्ट वेजेस की तरह उस जॉब पे चार्ज कर लेंगे जिस कस्टमर ने कहा भाई तूने कहा है तू ही भुगत। देन इसका जनरल प्रेशर ऑफ वर्क टू इंक्रीज द आउटपुट रेगुलरली एज ए नॉर्मल फीचर हो रहा है, तो उस केस में आपने क्या करना है, इसको आपने लेबर कॉस्ट को चार्ज कर देना है ऑल जॉब्स पे। तो नॉर्मल टाइम वेजेस फॉर टोटल टाइम वर्कड प्लस ओवर टाइम प्रीमियम, ये आपने करना है। जितनी भी आपकी तनख्वाहें हैं, आपकी टोटल तनख्वाह, ओवर टाइम प्रीमियम आपने क्या करना है, मैंने आपको एग्जांपल दिए हुए हैं, केस कराए हुए हैं। टेक एन एग्जांपल, लेट्स से हमारे वर्कर्स हैं 1 लाख घंटे नॉर्मल काम कर रहे हैं, जिसके कि हमने उन्हें पे करना है 50 रुपए पर आवर, 50 लाख रुपए हो गया। और लेट्स से वो 25,000 ओवर टाइम कर रहे हैं और ओवर टाइम का हम लोग 100 रुपए पर आवर दे रहे हैं, एंड दिस इज हाउ मच, दिस इज 25 लाख। अब अगर कोई पूछता है ये ओवर टाइम क्यों हुआ, तो हम कहते हैं भाई मेरे पास ना वर्कर्स कम है, एफिशिएंट वर्कर्स नहीं है, और डिमांड मेरे प्रोडक्ट की बहुत है, और जो स्किल्ड वर्कर्स है वो मिल नहीं रहे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या कहते हैं, हम किसी कस्टमर ने तो रिक्वेस्ट किया नहीं है, तो सभी से इवनली चार्ज कर देते हैं। कैसे कहते हैं, हम कहते हैं 75 लाख इज द कॉस्ट ऑफ 1,25,000 आवर्स। तो 1 आवर का कितना हुआ
75 लाख डिवाइड बाय 1,25,000, ये आपने निकालना है नॉर्मल टाइम वेजेस प्लस जो भी है ओवर टाइम की वेजेस या ओवर टाइम प्रीमियम, ये फिर आपने डिवाइड बाय टोटल कितना आ गया ये 660 ₹60 आ गया। तो ₹60 सारे लोगों से चार्ज करना है एज द केस में भी। फिर अगर इरेगुलरली होता है तो जितना भी ओवर टाइम प्रीमियम है, ओवर टाइम का जैसे अब यहां पर ओवर टाइम प्रीमियम कितना है, जैसे अगर मैं चेंज करता हूं क्वेश्चन, लेट्स से 10,000 घंटे तो नॉर्मल टाइम है, 500 घंटे ओवर टाइम है, इसका रेट लेट्स से एन एग्जांपल ₹200 पर आ रहा है, इसका रेट लेट्स से एन एग्जांपल ₹300 पर आ रहा है। तो यार सिंपल सी बात है, क्या ये कस्टमर ने रिक्वेस्ट किया था? अगर हाँ तो उसी से चार्ज करो। कस्टमर ने रिक्वेस्ट नहीं किया, ओवर टाइम हो गया, और होता है इरेगुलर है, साल भर नहीं कराता मैं ओवर टाइम, कभी कभी ना टाइम आता है, फेस्टिवल सीजन आता है, कुछ आता है, तो उस टाइम पे खर्चे हो जाते हैं, मेरे को वर्कर से ओवर टाइम कराना पड़ता है, थोड़ी उस टाइम पे डिमांड ज्यादा होती है, तो कोई बात नहीं, डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली चार्ज कर लेंगे। क्या करेंगे हम लोग? डायरेक्ट वेजेस की तरह कैसे, कितना चार्ज करेंगे? डायरेक्ट वेजेस की तरह चार्ज करेंगे। टोटल घंटे कितने हैं? 10,500 मल्टीप्लाइड बाय 200, ये तो डायरेक्ट वेजेस चार्ज हो जाएंगी, इतनी तो डायरेक्ट वेजेस चार्ज हो जाएंगी। और 500 घंटे में आपने ₹100 और दिया है, 300 दिया है ना, तो जो ₹100 दिया होता है उसे कहा जाता है ओवर टाइम प्रीमियम। तो ₹100 ओवर टाइम प्रीमियम, ये हम लोगों ने फैक्ट्री ओवरहेड्स की तरह चार्ज करना है। डायरेक्ट वेजेस विल बी टोटल वेजेस, नॉर्मल टाइम वेजेस फॉर टोटल टाइम वर्क, एंड ये जितना भी ओवर टाइम प्रीमियम है, ये ओवर टाइम प्रीमियम है, वॉट एवर इज द ओवर टाइम प्रीमियम, दिस ओवर टाइम प्रीमियम विल बी चार्ज एज फैक्ट्री ओवरहेड्स। उन्हीं जॉब्स पे चार्ज करेंगे, बट डायरेक्टली नहीं। भाई सीजन में आया, ओवरहेड्स बढ़ गए, तुम ही से लेंगे, डायरेक्टली नहीं, बता के नहीं, इनडायरेक्टली। भाई काम खर्चे ज्यादा हो रहे हैं यार, सीजन चल रहा है यार, तुम ही से लेंगे लेकिन पैसे। फिर अगर एबनॉर्मल रीजन की वजह से होता है, लेट्स से फ्लड, अर्थक्वेक, या बंदों का आपस में झगड़ा हो गया, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई, मशीन ब्रेकडाउन हो गई थी, फिर उसके बाद जो हम लोगों को ओवरटाइम कराना पड़ रहा है और ओवरटाइम करा के अपने काम पूरे करने पड़ रहे हैं, तो इन दिस केस हम लोग जो भी ओवरटाइम प्रीमियम होता है वी चार्ज इट टू कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ओके, नेक्स्ट फिर बारी आती है एफिशिएंसी लेवल ऑफ वर्कर्स। एफिशिएंसी लेवल ऑफ वर्कर्स का मैं एग्जांपल देता हूं, टेक एन एग्जांपल। लेट्स से हम कहते हैं एक बंदा 1 आवर में 10 यूनिट्स बना सकता है, ये स्टैंडर्ड टाइम है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक्चुअल आउटपुट कितना है? 240 यूनिट्स। कितना है भाई? 240 यूनिट्स। और एक्चुअल आवर्स वर्क कितना है? 20 आवर्स, 20 घंटे में। अब बंदा कहता है यार इसकी एफिशिएंसी अच्छी है या बुरी है? अच्छी है। अब इसको एफिशिएंसी को निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका, यार एक बात बताओ, 20 घंटे में कितनी यूनिट्स बनती? 200। तो लो जी, हमारा जो आउटपुट एक्चुअली बनाए वो तो 240 बनाए, जबकि हम तो 10 यूनिट्स एक घंटे में, तो 20 घंटे में तो 200 बनाते। तो 240 डिवाइड बाय 200 इंटू 100 इज इक्वल टू 120%। एक तरीका तो ये है कि भाई 240 बना दी, हम तो भाई 200 ही बना पाते हैं, इसने तो बहुत अच्छा काम किया, शाबाश, पीठ पे शाबाशी दो इसका। दूसरा तरीका, एक बात बताओ, ये 240 यूनिट्स बनाने के लिए कितने घंटे लगते हैं? अगर एक यूनिट 10 घंटे, एक घंटे में 10 यूनिट्स बनती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं या तो टाइम अलाउड या स्टैंडर्ड टाइम या स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअली इस चैप्टर में वी कॉल इट टाइम अलाउड। In standard costing, we call this time allowed only as standard hours for actual output. इसको निकालता कौन है? ऑब्वियस ही बात है, जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, जो भी इवैल्यूएशन करना है, मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, या जो भी पर्सन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कर रहा है। जैसे हम किसी की परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन अगर कर रहे हैं कि भाई इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है बुरी है, हमसे अगर बोला जाएगा, कंसल्टेंसी मांगी जाएगी, तो हम करेंगे। डेटा आपको हमें देना पड़ेगा। भाई आप बताओ एक घंटे में कितनी यूनिट्स बनाता है? 10। कितनी बना दी? 240। कितने घंटे में? 20। ले भाई, इसने तो 24 घंटे का काम, 24 घंटे का टाइम अलाउड था, इसने तो 24 घंटे का काम 20 घंटे में कर दिया। वाह वाह। इंटू 100 अगेन इज इक्वल टू 120%। तो दो तरीके से निकाल सकते हो, मर्जी आपने कैसे निकालनी है, इज योर कॉल। आगे बढ़ते हैं। अगला टाइम रेट सिस्टम, सिंपल तनख्वाह है, आवर्स वर्क या टाइम टेकन इनटू वेज रेट पर आवर, ऐसे करके
पीस रेट सिस्टम भी बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस या आउटपुट प्रोड्यूस इनटू पीस रेट पर यूनिट, बहुत ही सिंपल है। आपके एग्जाम में जो मेन आता है वो आता है हाल्से और रोमन, मैक्सिमम जो आता है, या फिर लेबर टर्नओवर, इन दोनों की एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा। एम्प्लॉय कॉस्ट के हर अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट इसका एग्जाम में आया हुआ है, हर अटेम्प्ट में प्रैक्टिकल आया, और ये दो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड है। लेबर टर्नओवर से रिलेटेड कुछ आ जाएगा तो मैंने एक लेबर टर्नओवर का क्वेश्चन देखा है, एक मैंने हाल्से रोमन का रख दिया अपने टेस्ट में, जो है वो हाल्से रोमन रख दिया, वहां पर जो है लेबर टर्नओवर का क्वेश्चन है ही आरटीपी में। एनी हाउ, तो हाल्से टाइम टेकन इनटू वेज रेट 50% याद होगा। हाल्से क्या करता, हाफ ऑफ टाइम सेव्ड, याद है, हाफ ऑफ टाइम सेव्ड इनटू वेज रेट, याद करने का तरीका होता था। दूसरा रोमन में क्या था, टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड इनटू वेज रेट, इस प्रोपोर्शन में होगा। अच्छा, हाल से वियर भी आता है, आपसे कभी पूछा जाता है हाल से वियर, तो 30% हो जाता है। हाल से वियर जो जिस कंपनी में काम करते थे, G&J वियर लिमिटेड, उन्होंने कहा यार 50% तो बहुत ज्यादा यार, हम नहीं देंगे, ठीक है 30% दे दो। और फिर रोवन प्लान ने क्या कहा, रोवन में टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड इनटू वेज रेट, ऐसे करके आप इसे निकाल सकते हो। फिर लेबर टर्नओवर वेरी एक्सपेक्टेड है एग्जाम में। रिप्लेसमेंट मेथड की भाई कितने बंदे जो है चले गए, उनकी जगह पे कितने आए, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन द रोल। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इज ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स प्लस क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स डिवाइड बाय 2। देन रिप्लेसमेंट समझते हो ना, जितने बंदे पुराने वालों की जगह आए। इसी तरीके से न्यू रिक्रूटमेंट, भाई नई वैकेंसी थी, हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, न्यू वैकेंसीज आई हैं, पुरानी वैकेंसी में किसी को नहीं लिया, न्यू वैकेंसीज न्यू रिक्रूटमेंट्स किए हैं, तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स पता है ना, ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स प्लस क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स डिवाइड बाय 2, ऐसे करके आप इसे निकाल सकते हो। तो व्हाट इज लेबर टर्नओवर, हमारी चेंज इन लेबर फोर्स कितना हुआ, पुराने जो गए थे उनकी जगह आए, उसे क्या कहते हैं, रिप्लेसमेंट। जो नई वैकेंसी पे नए बंदे आए उन्हें क्या कहते हैं, न्यू रिक्रूटमेंट्स एट न्यू वैकेंसीज। फिर सेपरेशन, कितने छोड़ के गए हमें, चाहे खुद गए वॉलंटरली, चाहे हमने लात मार के निकाला हो, तो नंबर ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, चाहे वो वॉलंटरी गए हो, खुद गए हो, या हमने निकाला हो, दोनों के दोनों सेपरेशन जो है इसमें आ जाएंगी, अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100। देन इसी तरीके से नंबर ऑफ एसेशंस, कितने हमारे टोटल न्यू हायरिंग्स आई हैं, चाहे वो रिप्लेसमेंट हो, चाहे वो न्यू रिक्रूटमेंट एंड न्यू वैकेंसीज हो, डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, ये एसेशंस मेथड हो गया। देन फिर ओवरऑल चेंज के लिए अच्छा फ्लक्स मेथड होता है, दो तरीके निकलते हैं, एक तो होता है सेपरेशंस प्लस रिप्लेसमेंट्स डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, एक होता है सेपरेशंस प्लस एसेशंस, टोटल जितनी न्यू हायरिंग रही है, तो सेपरेशन प्लस एसेशन डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। एग्जाम में कभी भी आए, जैसे इस बार इन्होंने अभी आरटीपी में पूछा है, इन्होंने एक मेथड से किया, मैं नहीं करूंगा, मैं दोनों दिखाऊंगा, मैं सेफ खेलूंगा। स्टडी मटेरियल भी अगर मैं आपको खोल के दिखाऊंगा आईसीआई का, उन्होंने दोनों मेथड्स बताए हुए हैं, तो प्ले सेफ, दोनों दिखा दो यार, एग्जामिनर का कुछ नहीं पता, इन्होंने कोई एक कर दिया, भाई कौन सा एक किया, तुम रटोगे, इस क्वेश्चन में ये किया था, उसमें ये किया था, दोनों दिखा के आओ, आधा 1 मिनट और लगना है, कोई टेंशन नहीं है। एग्जामिनर को बताओ मुझे सब कुछ आता है, तुमने स्टडी मटेरियल में दोनों दिए हुए हैं, दुनिया सारी, हर किताब, हर जगह। फ्लक्स मींस ओवरऑल चेंज, ओवरऑल चेंज मींस कितने गए सेपरेशंस, कुछ लोग कहते हैं कितने टोटल आए प्लस सेशंस, फिर कुछ लोग कहते हैं कितने गए सेपरेशंस, और कितने जो गए उनकी जगह पे आए रिप्लेसमेंट्स। फिर दो मेथड्स चलते हैं, तो दोनों हम लोग इसीलिए दिखा देते हैं। देन कॉस्ट एंड अकाउंट ऑफ लेबर टर्नओवर, अगर हम लोग देखें तो कॉस्ट एंड अकाउंट ऑफ लेबर टर्नओवर हम लोग कैसे कहते हैं, हम कहते हैं रिक्रूटमेंट कॉस्ट है न्यू वर्कर्स की, जैसे कोई एडवर्टाइजमेंट है वगैरह, रिक्रूटमेंट कॉस्ट है, सिलेक्शन कॉस्ट ऑफ न्यू वर्कर्स है, ट्रेनिंग कॉस्ट, भाई पुराने वर्कर्स छोड़ के जा रहे हैं, लेबर टर्नओवर हो रही है, तो उनकी जगह पे नया रिक्रूट कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, पुराने वाले को भी सेटल कर रहे हैं। बंदा कहता है आया हूं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, आओ ले पैसे लेके जा, निकल। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पुराना वर्कर छोड़ के गया, उसकी जगह पे नया आया, लेबर टर्नओवर हुई, पुराने की जगह जो नया आया, वो नया जो है वो उसमें टाइम गैप हो गया, तो उसमें हमारा पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन लूज हुआ, तो जो पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन लूज हुआ वो हम लोग और लेंगे, दैट इज ऑल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन लेबर कॉस्ट में, कि भाई पुराना वर्कर छोड़ के चले गए, नया वर्कर रिक्रूट सिलेक्ट ट्रेन होके हम लोग उसकी जगह पे नया ले आए, वो नहीं हो पाया, तो दैट इज अगेन अ लॉस, तो वो हम लोग जो है लेके चलते हैं लेबर टर्नओवर का पार्ट। अब बढ़ते हैं आगे। नाउ लेट अस डिस्कस, शुरुआत से पढ़ना शुरू करते हैं। तो गाइस ओवरहेड्स किसे कहते हैं,
CI में लंडन डिफाइंस ओवरहेड्स एज द एग्रीगेट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ओवरहेड्स को जो है हम लोग कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से बात करें ओवरहेड्स, तो एलिमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज द एग्रीगेट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर फंक्शनल बेसिस पे बात करें, जैसा अभी हमने कॉस्ट शीट में पढ़ा भी था, तो फंक्शनल बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं ओवरहेड्स कैन बी कैटेगराइज 5 मेन फंक्शंस हैं। फैक्ट्री, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग या वर्क्स नंबर 1 है। दूसरा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन है। तीसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। चौथा रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। ठीक है जी। फिर उससे अगला क्वालिटी कंट्रोल है। तो ये हमारे जो है एज द केस में भी मेजर फंक्शनल क्लासिफिकेशन है। फिर फर्दर मोर, स्क्रीन क्यों नहीं आ रही भाई, क्या किया है यार, वो साथ में लेके आ भाई। हेलो, पढ़ाना शुरू कर दिया भैया, पहले ले आया था फिर गायब हो गया। हाँ, वंस अगेन, मुझे लगा पता नहीं आ रहा है साथ में, मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके, एक बार फिर से जल्दी से एलिमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के टोटल को ओवरहेड्स कह सकते हैं। फिर फंक्शनल क्लासिफिकेशन कहें तो प्रोडक्शन वर्क्स, मैन्युफैक्चरिंग वर्क्स, जो भी है फैक्ट्री, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये 5 क्लासिफिकेशन होती है। देन इसी तरीके से हम लोग कंट्रोलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल या डिस्क्रिशनरी, नॉन डिस्क्रिशनरी। फिर वेरिएबिलिटी, आउटपुट, एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं फिक्स, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और स्टेप। ये 4 तरीके की और क्लासिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं। ये बिल्कुल शुरुआत में आपको थ्योरी में दिए हुए हैं। ये सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट की क्लासिफिकेशन है। साथ में थ्योरी में आपको ये भी बताया हुआ है कि ओवरहेड्स को कलेक्शन कहां से किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर इनडायरेक्ट मटेरियल लेना है, आपको इनडायरेक्ट मटेरियल का डेटा कलेक्ट करना है, तो कहां से होगा? स्टोर एक्विजिशन से, क्योंकि स्टोर रूम से मटेरियल इशू होता है। परचेज ऑर्डर से, क्योंकि परचेज डिपार्टमेंट खरीदता है, तो परचेज ऑर्डर वहां से पता चलेगा कितने का है। इनवॉइसेस जो सप्लायर ने जितना, तो इनडायरेक्ट मटेरियल के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं यहां से कलेक्ट होते हैं। और इनडायरेक्ट मटेरियल का एग्जांपल क्या है? जैसे कंज्यूमेबल स्टोर्स, लुब्रिकेंट्स, ऑयल्स, कॉटन वेस्ट, ठीक है जी, रोप्स, फिनाइल एटसेट्रा। देन फिर उसके बाद इनडायरेक्ट लेबर कहां से डेटा लेंगे? पेरोल शीट्स, टाइम शीट्स, कि भाई टाइम शीट्स, टाइम इन टाइम आउट वाला, और साथ में पेरोल शीट के क्या उनकी तनख्वाहें बनी है। और फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर अगर कहेंगे, थैंक यू, थैंक यू। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स अगर हम लोग इनडायरेक्ट तनख्वाहें बोले तो इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट सैलरीज, कंट्रीब्यूशन टू एनी स्टैट्यूटरी बेनिफिट, जैसे आपका प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ग्रेच्युटी फंड एटसेट्रा, बोनस, इंसेंटिव्स, आइडल टाइम अगर कोई है हमारा, तो जैसे आपको मैंने अभी ये भी बताया था, इवन अगर कभी इरेगुलर केस में अगर हमारे को डायरेक्ट वर्कर से भी काम कराना पड़ता है, कभी कभी जनरल प्रेशर वर्कर, बट कभी साल में 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन, तो उसको भी हम ओवरहेड्स की तरह चार्ज करते हैं। तो उसका डेटा कहां से कलेक्ट होगा? पेरोल शीट्स, टाइम शीट्स एक्सेट्रा से। कैश बुक, तो वो उस टाइम पे ओवर टाइम जो कराया जाता है, ओवर टाइम प्रीमियम को हम लोग फैक्ट्री वेज की तरह चार्ज करते हैं। कैश बुक से पता चल सकता है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का सब तरह के खर्चे, जो भी कैश खर्चे हैं सबका पता चल जाएगा। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के कोई भी और रजिस्टर्स या रिकॉर्ड्स अगर बना रहे हो, अब देखो ये तो कैश खर्चे थे। नॉन कैश खर्चों के लिए तो डेप्रिसिएशन का है, तो उसका आपने कुछ ना कुछ शेड्यूल बनाया हुआ होगा। फिर इस तरीके से कोई स्क्रैप वेस्टेजेस का भी आपने अगर कुछ कोई रजिस्टर बना रखा है कि हाँ जी इतना स्क्रैप इकट्ठा था, इतने पैसे मिल गए एटसेट्रा। ये थियोरेटिकल एरिया था। अब थियोरेटिकल एरिया से लेट्स मूव टू द प्रैक्टिकल एरिया। तो प्रैक्टिकल एरिया में आपको एक ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट नाम की शीट बनानी होती है। उसमें आपको ओवरहेड्स को अपोर्शन करना होता है। तो अपोर्शनमेंट किस किस तरह के ओवरहेड्स, कौन कौन से तरह के फैक्ट्री ओवरहेड्स, किस किस बेसिस पे ओवरहेड्स को अपोर्शन किया जाता है। जैसे डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, म्युनिसिपल टैक्स या हाउस टैक्स ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, एयर कंडीशनिंग, सेंट्रलाइज एयर हीटिंग, फिर क्लीनिंग एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। ये सारे के सारे किस बेसिस पे होंगे गाइस? ये होंगे ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर एरिया या स्पेस ऑक्युपाइड के बेसिस पे अपोर्शन होंगे। सुपरविजन के खर्चे किस बेसिस पे होंगे? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज फर्स्ट चॉइस। देखो ऐसा है, एक्चुअली सुपरविजन होती किसकी है? अगर आपका लेबर इंटेंसिव काम है तो एम्प्लॉइज का हो रहा है, अगर कैपिटल इंटेंसिव काम है तो मशीन का हो रहा है। तो फर्स्ट चॉइस
कि भाई अगर लेबर इंटेंसिव काम है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, कैपिटल इंटेंसिव काम है मशीन्स, नंबर ऑफ मशीन्स। नहीं तो ऐसे केस में भी हम लोग कहते हैं ज्यादा बड़ा एरिया ज्यादा, ये जुगाड़ है, सिर्फ ये जुगाड़ है। जनरली इन्हीं में से कोई ना कोई चीज दी होगी, दिस और दिस में से कोई ना कोई चीज दी होगी। लेबर इंटेंसिव में एम्प्लॉइज, कैपिटल इंटेंसिव में नंबर ऑफ मशीन्स, नहीं तो जुगाड़ एरिया। मोटे पावर या किलोवाट आवर, मोटे पावर सॉरी पावर फॉर मशीनरी, इसको किलोवाट आवर्स या हॉर्स पावर आवर्स पे करते हैं। अगर आपको हॉर्स पावर अलग दिए हो, मशीन आवर्स अलग दिए हो, ठीक है जी, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर निकालेंगे। कभी ऐसा भी हो सकता है कि मशीन आवर्स नहीं दी हुई, सिर्फ हॉर्स पावर दी हुई है, तो सिर्फ हॉर्स पावर पे बांट देना, मानेंगे सेम इक्वल मशीन आवर्स काम किया सबने। वंस अगेन फर्स्ट चॉइस किलोवाट आवर्स, हॉर्स पावर आवर्स एक ही चीज होती है, हॉर्स पावर इंटू मशीन आवर्स एक ही चीज होती है। अलग अलग दिए हो तो मल्टीप्लाई कर देना, सिर्फ हॉर्स पावर दिए मशीन आवर्स नहीं दिए तो सिर्फ हॉर्स पावर पे बांट देना। डेप्रिसिएशन, रेंट ऑफ प्लांट मशीनरी और इंश्योरेंस ऑफ प्लांट मशीनरी, वैल्यू ऑफ प्लांट मशीनरी के हिसाब से जो है अपोर्शन होगा। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट मशीनरी, मेंटेनेंस आवर्स, मेंटेनेंस के कितने घंटे लगे हैं उस हिसाब से, वो ना दिया हो तो वैल्यू ऑफ प्लांट मशीनरी, जितनी महंगी मशीन उतना ज्यादा मेंटेनेंस का खर्चा। फिर मशीन आवर्स, अगर भाई ज्यादा मशीन चली होगी, फर्स्ट चॉइस मेंटेनेंस आवर्स है, सेकंड चॉइस नहीं पता तो वैल्यू जिसकी ज्यादा है उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा होगी। जुगाड़, दिस इज जुगाड़, लास्ट की भाई कुछ भी नहीं दिया हो मशीन आवर्स बेसिस पे बांट दे। लाइटिंग का फर्स्ट चॉइस लाइट पॉइंट्स, नहीं पता तो ये एरिया, अगेन जुगाड़ ही है। क्यूबिक कंटेंट, अगेन इट मेक सेंस, अगर क्यूबिक कंटेंट या लाइट पॉइंट्स पता है बेस्ट है। टाइम कीपिंग के खर्चे, कैंटीन के खर्चे, एम्प्लॉय वेलफेयर खर्चे, पर्सनल या एचआर डिपार्टमेंट के खर्चे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बेसिस पे आप इन्हें सारे खर्चों को बांटते हैं। फिर इसके बाद एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ईएसआई, ग्रेचुटी, पेंशन, ये तनख्वाह के हिसाब से जाया जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के खर्चे, आईटी आवर्स, जितने भी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने जितने भी घंटे दिए हैं, इंस्पेक्शन आवर्स के बेसिस पे, लीव विद पे, तनख्वाह के बेसिस पे, स्टोर्स ओवरहेड्स, नंबर ऑफ स्टोर्स एक्विजिशन या वैल्यू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इशूड के बेसिस पे, मटेरियल हैंडलिंग, वेट ऑफ मटेरियल, वैल्यू ऑफ मटेरियल के बेसिस पे, क्रेन के खर्चे, क्रेन ने कितने घंटे हर डिपार्टमेंट के लिए दिए उसके बेसिस पे, मैनेजर की तनख्वाह कितना टाइम डिवोट किया मैनेजर ने हर डिपार्टमेंट के लिए, ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस जैसा दिया हो। फर्स्ट चॉइस या तो बता रखा है भाई, बता रखा है बल्ले बांगड़ा पाले, वाह 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 वाह। नहीं दिया हुआ तो भाई अल्टीमेटली आप जनरल एक्सपेंसेस होता क्या, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे। फैक्ट्री में जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है वो हो किन की रही है, काम की। काम कौन करता है, वर्कर्स। तो एक चॉइस भाई, जहां ज्यादा तनख्वाह है, जिस डिपार्टमेंट में ज्यादा तनख्वाह है उसमें ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। अब अल्टीमेटली अगर डायरेक्ट वेजेस ना दिया हो तो फिर यार अल्टीमेटली काम कर किसकी तरीके से रहे, अगर तो कैपिटल इंटेंसिव काम है तो मशीन आवर्स, लेबर इंटेंसिव काम है तो लेबर आवर्स। फर्स्ट चॉइस वैसे डायरेक्ट वेजेस होता है, नहीं तो कैपिटल इंटेंसिव काम है तो मशीन आवर्स, लेबर इंटेंसिव काम है तो लेबर आवर्स। इनडायरेक्ट मटेरियल को डायरेक्ट मटेरियल बेसिस पे, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट को डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बेसिस पे। इंटरनल ट्रांसपोर्ट, कितने घंटे वो व्हीकल इंटरनल ट्रांसपोर्ट के लिए लगा रहा है उस बेसिस पे आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। देन अब मशीन आवर रेट जब हम निकालते हैं तो मशीन आवर रेट निकालते समय हम लोगों को एक चीज होती है जिसे कहते हैं नॉर्मल आइडल टाइम ऑफ मशीन। नॉर्मल आइडल टाइम ऑफ मशीन को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे नॉर्मल आइडल टाइम का एग्जांपल, जैसे मेरी मशीन जो है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के लिए बीच में रोकी जा रही है तो उस टाइम पे कोई प्रोडक्शन नहीं होती, वो माइनस कर देते हैं। और सेटअप टाइम भी अगर अनप्रोडक्टिव है, सेटअप टाइम भी इफ इट इज अनप्रोडक्टिव तो वो काटो। टाइम लॉस नॉर्मल रिपेयर्स के लिए वो काटो, तो ये आपका जो है नॉर्मल आइडल टाइम काट के आपके जो है इफेक्टिव आवर्स या प्रोडक्टिव आवर्स आपके निकलेंगे। क्योंकि हम लोग जो निकालते हैं जनरली ओवरहेड्स को इफेक्टिव मशीन आवर्स से एब्जॉर्ब करते हैं, तो इफेक्टिव मशीन आवर्स हम लोग लेंगे। टाइम लॉस्ट ड्यू टू नॉर्मल स्टॉपेज, कई बार क्या होता है भाई एक काम खत्म किया दूसरा शुरू किया, भाई एक जीन्स सिल ली अब दूसरी जीन्स सिलनी है, या एक जीन्स सिल ली अब जो है जैकेट सिलनी है, वट एवर एज केस में, तो नॉर्मल स्टॉपेज ऑफ मशीन जो की जाती है। तो नॉर्मल आइडल टाइम के इंस्टांसेस बता दिए आपको, ठीक है जी, कि भाई अगर टाइम लॉस ड्यू टू नॉर्मल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, नॉर्मल स्टॉपेज या स्टैगरिंग कहते हैं हम लोग, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेटअप टाइम। सेटअप टाइम इज मेकिंग द प्रोडक्ट जो मशीन रेडी फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस। हम मशीन को तैयार कर रहे हैं, मिक्सी है उसको जो है उसके अंदर ब्लेड फिक्स कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, एज द केस में भी फोटोकॉपी मशीन है उसका शीशा साफ कर रहे हैं, टोनर भर रहे हैं, कागज भर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, ठीक है जी। तो सिलाई वाली मशीन है, उसका धागा जो है, अरे यार सुई के अंदर, यार क्या है यार ये हम नहीं डाल रहे, तो जितना भी टाइम लगता है दैट इज ऑल सेटअप टाइम, मजाक छोड़ते हैं। देन इसके बाद जो है ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट हमारी बनती कैसे है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स और सर्विस डिपार्टमेंट्स के अलग अलग कॉलम बनाओगे, अलग अलग कॉलम बना के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के जितने कॉलम्स है P1 P2 P3 जैसे S1 S2 दो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, जो एलोकेटेड जो डायरेक्ट कॉस्ट हैं, जो भी हमारी
डायरेक्ट कॉस्ट है उनको तो सीधा एलोकेटेड सीधा सीधा हम लोग जो है ले लेंगे। जो डायरेक्ट कॉस्ट है किसकी, लेकिन सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट की, माइंड यू, याद रखना सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट की डायरेक्ट कॉस्ट यहां पर जो है ली जाएंगी। एलोकेटेड ओवरहेड्स को आप सभी में डिपार्टमेंट्स में एज द केस में भी ये ले लोगे कि ओके जो जो एलोकेटेड है वो ले लिए। कॉमन ओवरहेड्स को लॉजिकल बेसिस पे आपने अपोर्शन करता है। फिर ये जो टोटल कॉस्ट आएगी सर्विस डिपार्टमेंट्स की, इसको अपोर्शन करेंगे, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे सर्विस डिपार्टमेंट्स को, जिस हिसाब से इन्होंने सर्विसेज रेंडर की हैं इन डिपार्टमेंट्स को, उस हिसाब से इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के 3 मेथड्स होते हैं, एक डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, एक स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन और एक रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, रेसिप्रोकल सर्विस मेथड्स, वो भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसका पहले क्वेश्चन करा दूंगा, इसका एक क्वेश्चन कर लेंगे क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट करने में बेटर है कि थोड़ा सा बीच में एक क्वेश्चन डाल देंगे, अच्छा रहेगा। थोड़े से कॉन्सेप्ट के बाद एक क्वेश्चन, फिर उससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो आई विल डील देन। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है, फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये आ जाएंगे। इनको फिर हम लोग जो भी हमारा बेसिस ऑफ ऑप्शन है, जनरली ये मशीन आवर्स होता है या लेबर आवर्स होता है, तो इफेक्टिव मशीन आवर्स या इफेक्टिव लेबर आवर्स से आप डिवाइड करके फैक्ट्री ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर या जैसा भी है जो भी आपका बेसिस हो, ये जनरली सबसे ज्यादा तो यही यूज होते हैं। नाउ जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज ये वाले, ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के 3 मेथड्स फेमस है। पहला है डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसमें क्या होता है, जो टोटल कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट है, जैसे यहां पर है सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे सीधा P1 P2 P3 में, सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चा सीधा P1 P2 P3 में, तो इसमें क्या होता है, जो टोटल कॉस्ट विल बी अपोर्शन अमंग्स द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स ओनली। एक ने दूसरे को सर्विस दी है, सर्विस डिपार्टमेंट ने दूसरे ने पहले को सर्विस दी है, कोई नहीं नजरअंदाज करना है उसको। वैसे आइडियली डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन तब लगाना चाहिए जब एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को सर्विस नहीं देता, तो बेस्ट है। अगर एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है तो इट इज बेटर कि वी टेक दैट इनटू कंसीडरेशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट मेथड आता है आपका स्टेप या लैडर मेथड या नॉन रेसिप्रोकल मेथड। स्टेप या लैडर मेथड में मैंने आपको ये बात बताई हुई है, लेट मी टेल यू वंस अगेन। लेट्स से हमारे सर्विस डिपार्टमेंट है S1 S2 S3, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है P1 P2। S1 के खर्चे लिए P1 P2 S2 S3 में बांटे, खत्म। S2 के खर्चे लिए P1 P2 और S3 में बांटे, खत्म। इसके खर्चे लिए P1 P2 में बांटे। ये एक स्टेप बन गया, अगर आप देखोगे तो स्टेप या लैडर बन गया। तो ये इस हिसाब से इसको स्टेप या लैडर या नॉन रेसिप्रोकल मेथड कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक सर्विस डिपार्टमेंट अगर दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है लेकिन ले नहीं रहा, वो आइडियल सिचुएशन है। लेकिन अगर एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है और ले भी रहा है, तो उस केस में जिसकी परसेंटेज ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड ज्यादा है वो हम लोग पहले रैंक करते हैं, इफ यू गाइस रिमेंबर। और नहीं तो अगर कॉस्ट, अगर आपका परसेंटेज ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड में जो है टाई होता है, टेक एन एग्जांपल, S1 है S2 है, P1 है P2 है। S1 जो है यहां 50% सर्विस दे रहा है, यहां 40% सर्विस दे रहा है, और S2 को जो है 10% सर्विस दे रहा है। S2 जो है वो 45% सर्विस दे रहा है, 45% सर्विस दे रहा है और 10% सर्विस दे रहा है। अब ये एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं 10-10%। आइडियली तो यहां पर आना चाहिए रेसिप्रोकल सर्विस मेथड्स में से कोई, रेसिप्रोकल सर्विस हो रही है। आइडियली तो अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो मैं रेसिप्रोकल सर्विस मेथड में से कोई लगा दूंगा, रेसिप्रोकल सर्विस मेथड के लिए आइडियल है। लेकिन अगर इस सवाल में वो बोलता है नहीं नहीं सुन 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 सुन, इसमें मेरे को तू लगा के बता स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन या लैडर डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, तो आपको क्या करना है इस सिचुएशन में। स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन या लैडर डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में आपको क्या करना है, आपको ये करना है, आपको सबसे पहली चीज इन दोनों का टाई है। पहले तो अगर जिसकी परसेंटेज सर्विसेज रेंडर्ड ज्यादा होती है, जैसे मैंने आपको बोला वो सर्विस डिपार्टमेंट जो दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस देते हैं लेकिन सर्विस नहीं लेते हैं, वो पहले खर्चे बांटो उसके। लेकिन अगर स्टेप में अगर आपका ऐसा सीन है कि सीक्वेंस करनी है, तो उस केस में जिसकी भी परसेंटेज ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड ज्यादा है, टेक एन एग्जांपल, लेट्स से S1 S2 P1 P2। S1 जो है यहां पर 50% सर्विस दे रहा है, यहां 30% सर्विस दे रहा है, यहां 20% सर्विस दे रहा है। S1 जो है यहां 45% दे रहा है, यहां 45% दे रहा है और यहां 10% दे रहा है। भाई खत्म हो गई बात। अगर वो बोल रहा है ना स्टेप लगा या लैडर मेथड लगा, चुपचाप से इसके खर्चे पहले बांट दो, इसके खर्चे बांटो इन तीनों में, इसके खर्चे बांटो 45:45 या 1:1 में, खत्म बात। तो जिसकी भी परसेंटेज ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड ज्यादा है, जो भी मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड ज्यादा करता है, उस केस में डिस्ट्रीब्यूशन विल बी मेड ऑन नॉन रेसिप्रोकल बेसिस। बट अगर कहीं ऐसी सिचुएशन आ गई जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, भाई दोनों ने सेम परसेंटेज सर्विसेज रेंडर किया है, तो उस केस में मैंने आपको बात बताई थी, उस केस में क्या करो, जैसे इसके खर्चे 1 लाख,
इसके खर्चे हैं 40,000। तो भाई ये 1,00,000 का 10% मतलब 10,000 की सर्विस दे रहा है, वो 40,000 का 10% मतलब 4,000 की सर्विस दे रहा है। तो भाई ये खर्चे इसके ज्यादा हैं, तो S1 के खर्चे पहले बांटो इस रेशो में 50:40:10 की रेशो में, और फिर S2 के खर्चे बांटो 45:45 की रेशो में। दैट्स इट, खत्म बात। अकॉर्डिंगली वंस अगेन सर्विस डिपार्टमेंट, एक सर्विस डिपार्टमेंट अगर दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस देता है लेकिन लेता नहीं है, इट रैंक्स फर्स्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। एक ने सर्विस दी है, दूसरे को ली नहीं है। टेक एन एग्जांपल, लेट्स से हमारा HR डिपार्टमेंट है, वो जो है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के बंदों को हायर कर रहा है, उनकी ट्रेनिंग कर रहा है, उनकी तनख्वाहें कैलकुलेट करवा रहा है। HR डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, वो ये सारे काम कर रहा है। लेकिन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने कोई यहां पे मेंटेनेंस करी नहीं है, क्योंकि HR डिपार्टमेंट में कोई मशीन ही नहीं है जिसकी मेंटेनेंस की जाए। इसने सिर्फ P1 P2 को सर्विस दी है। तो HR ने सर्विस दी है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 50% यहां, 45% यहां और 5% यहां। लेकिन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को सर्विस दी है, लेट्स से 70% और 30%। खत्म। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है और ले नहीं रहा, तो भाई ये क्लियर कट स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड है, का केस है। HR के खर्चे बांटो 50:45:5 की रेशो में, मेंटेनेंस के बांटो 70:30। बड़ा सिंपल है। अगर एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस देता है, लेता नहीं है, तो उसके खर्चे पहले बांटो, दूसरे वाले के बाद में बांटना। अगर इनकेस रेसिप्रोकल सर्विस दे रहे हैं एक दूसरे को और वो बोलता है कि भाई स्टेप लगा, वैसे तो मुझे स्टेप नहीं लगाना चाहिए, ऐसे में मुझे रेसिप्रोकल सर्विस मेथड लगाना चाहिए, पर वो बोल रहा है स्टेप लगा, तो मैं लगाऊंगा। और कैसे लगाऊंगा? जिसकी भी परसेंटेज ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड ज्यादा है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बोला, मैंने आपको कहा अगर परसेंटेज ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड इसकी ज्यादा है तो इसके खर्चे पहले बांटो। अगर सर्विसेज रेंडर्ड की परसेंटेज में टाई है तो उस केस में जिसकी कॉस्ट ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड ज्यादा है वो ले लो, एज द केस में भी। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट फिर बारी आती है अगली कहानी, फिर आता है अगला मेथड, दैट इज रेसिप्रोकल सर्विस मेथड। जब एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दे भी रहा है और ले भी रहा है, दैट इज एन आइडियल सिचुएशन फॉर रेसिप्रोकल सर्विस। इसके 3 मेथड्स हैं फेमस। व्हेन वन सर्विस डिपार्टमेंट गिव्स सर्विस टू द अदर डिपार्टमेंट एंड दूसरा पहले को दे रहा है। टेक एन एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक है कैंटीन डिपार्टमेंट, एक है मेंटेनेंस, एक है HR डिपार्टमेंट। HR डिपार्टमेंट ने कैंटीन के बंदों को हायर किया, उनकी तनख्वाहें भी कैलकुलेट करता है, और कैंटीन के बंदे जो है HR के बंदों को चाय पिलाते थूक मार मार के, मतलब व्हाटएवर, कुछ नहीं। तुमने पेप्सी पी होगी कभी ना कभी किसी रेस्टोरेंट में, कोक, पेप्सी, किसी रेस्टोरेंट में, वहां पे बॉटल में नहीं आती, ग्लास में आती है। गुड, कोक, व्हाटएवर। अगर बॉटल में आ रही है तो बात अलग है, और बॉटल तुम खोल रहे हो बात अलग है। जनरली रेस्टोरेंट में ऐसा नहीं होता। तो जो आ रही है तुम्हें क्या पता, लो जी, ज्यादा डल गई थी थोड़ी। ओके, लेट अस कंटिन्यू, मजाक छोड़ते हैं। HR डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट ने कैंटीन को सर्विस दी है, कैंटीन ने HR को सर्विस दी है, तो दे आर म्यूचुअली डिपेंडेंट, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अब इस केस में सबसे बढ़िया मेथड तो साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड है। 2 डिपार्टमेंट्स हैं, तो 2 डिपार्टमेंट्स, टेक एन एग्जांपल, लेट्स से S1 P1 P2 S1 S2, लेट्स से 50%, 40% और 10%। लेट्स से S2 45%, 50%, 5%। अब इसके अपने खर्चे लेट्स से 1,00,000 हैं, इसके अपने खर्चे 50,000 हैं। हम कहेंगे लेट टोटल कॉस्ट ऑफ S1 भी X, S1 के खर्चों को X ले लो, S2 के खर्चों को Y ले लो, मैथमेटिकल इक्वेशंस बना लो। तो S1 के खर्चे क्या हो गए, X प्लस 10% ऑफ Y, ये सॉरी ये मतलब X इज इक्वल टू 1,00,000, ये X जो है उसमें 1,00,000 है, प्लस Y का भी 10% है, 0.1 Y, इसको कह दिया इक्वेशन 1। फिर S2 के खर्चों को आपने Y माना था, तो Y के अपने खर्चे
तो 50,000 है प्लस x का 5% और है। मैथमेटिकली अब आप कैसे सॉल्व करते हो, मैंने आपको बताई हुई बात। ये y जो है ये रिप्लेस कर दो, इसकी जगह पे ये जो ब्रैकेट वाली चीज है ये यहां पे ले आओ, तो उससे x की इक्वेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्टली कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स आर असर्टेन्ड फॉर्मुलेटिंग मैथमेटिकल इक्वेशंस रेसिप्रोकल सर्विसेज के हिसाब से, एंड देन दीज कॉस्ट आर रीडिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ गिवन परसेंटेजेस। इस तरीके से बांटते हैं। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में क्या होता है दोस्तों, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान, बांटते रहोगे। ये अभी हमने जो क्वेश्चन करना है आरटीपी का, उसमें रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ही है कि बांटते रहो, बांटते रहो, बांटते रहो, जब तक एक नेग्लिजिबल फिगर ना आ जाए, एग्जॉस्ट ना हो जाए, बहुत ही छोटी नेग्लिजिबल फिगर आ जाए, तब उस केस में आप जो है रोक दोगे। अभी इसको प्रैक्टिकली देख लेंगे। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, बार बार एक की डिस्ट्रीब्यूशन, इसका 10% वहां बांट, सभी में बांट, फिर उसका 5% वापस से बांट, फिर से सारे बांट, फिर से बांट, फिर से बांट, फिर से बांट, जब तक। और ट्रायल एंड एरर में मैंने आपको क्या बात बताई हुई है, टेक एन एग्जांपल, S1 है, S2 है, इसी क्वेश्चन को देखते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को देखते हैं तो S1 के अपने खर्चे 1,00,000 रुपए का 10%, ये S1 ये S2, S1 का 1,00,000 रुपए का 10% यहां बांट दो। ये 1,00,000 था, ये हटाओ, ठीक है जी। और यहां पर इसका कितना था, 50,000, इसमें 10% बांट दो, 10,000, ये 0 हो गया, ये 60,000 हो गया। अब इस 60,000 का 5% बांट दो, 3,000, 60,000 नक्की कर दो। अब 3,000 लो, 3,000 का 10% बांट दो, 300। अब ये लो 300, इसका 5% बांट दो, 15। अब 15 का 10% यहां पर 1.5 आता है, चिल्लड़ आ रहा है, छोड़ दो। अब जो इनकी आपस की रेशो थी, जैसे इन दोनों की अपनी जो रेशो थी, वो क्या रेशो थी, 45:50, इन्हीं में बांट के खत्म कर देंगे बस। ऐसे करके हम लोगों ने चलना है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, टोटल खर्चे कितने आ गए, इसके अपने 1,00,000 प्लस 3,000 प्लस 15, और इसके कितने हो गए, 50,000 प्लस 10,000 प्लस 300, तो टोटल मिला के 60,300 इसके खर्चे हो गए। ये 1,03,015 इसके हो गए। अब इसका परसेंटेज लगा दो रिस्पेक्टिवली P1 और P2 में, कितना, 50% और 40%। गाइस दिस इंटू 50% करो और दिस इंटू 40% करो, 51,50,8 ले लो। अगला इसको लोअर साइड पे राउंड ऑफ कर देना, 41,206, ये बांट दिया। दूसरा, अब आपने ये लेना है 60,300, और 60,300 का ये बांट दो, 45% और 50%, इसका 45% और इसका 50%, इंटू 60%, 45% इज 27,135, और अगला 30,150। ठीक है जी। नेक्स्ट, कहीं पे 1 रुपया बढ़ाना पड़ेगा, 7 कर रहा हूं इसको। चलो बताओ कितना आया, कहना क्लास के बाद। हाँ जी, कितना हुआ, राइट वाला 71,357, 88, 7,8643। प्लीज शांत हो जाओ। अल्टीमेटली आपके टोटल खर्चे कितने थे, 1,00,000
और 50,000, ये 1,50,000 बढ़ गए हैं। ये 1,50,000 बढ़ गए हैं। ये ट्रायल एंड एरर मेथड था। तो इसमें क्या है, हम लोग फर्स्ट सर्विस डिपार्टमेंट के परसेंटेज के बेसिस पे अदर सर्विस डिपार्टमेंट में लेते हैं, सिर्फ उसी पर्टिकुलर परसेंटेज को, फिर दूसरे वाले को, सेकंड वाले को पहले में लेते हैं, बांटते रहते हैं। एक्चुअली सबसे ज्यादा लेंदी होता रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, उससे कम लेंदी होता ट्रायल एंड एरर। और पर्सनली मुझे सबसे कम टाइम लगता है इन साइमल्टेनियस इक्वेशन में। ठीक है जी, नहीं तो ट्रायल एंड एरर और साइमल्टेनियस इक्वेशन में ऑलमोस्ट आसपास टाइम भी लग जाता है। अगर मैं साइमल्टेनियस इक्वेशन से इसको सॉल्व करूंगा तो भी आपका वापस आ यार, कहां गया, कौन सा, ये रहा। अगर साइमल्टेनियस इक्वेशन से भी इसको सॉल्व करूंगा तो मोर और लेस सेम ही आएगा। एक काम करो, करवाई दो, ये हमने इक्वेशन तो बनाई रखी है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 1,00,000 प्लस y की वैल्यू बांट रहा हूं, प्लस 0.1y, दैट इज 0.1 इंटू 50,000 प्लस 0.05x। तो ये हो गया x माइनस 0.005, x इज इक्वल टू 1,05,000 है ना। अब x इज इक्वल टू 1,05,000 डिवाइड बाय 0.995। मैंने कैलकुलेशन में ऐड कर दिया है, माइनस होगा, माय बैड हो गया है, ये वहां ऐड होगा। ये एक मिनट ठहरो ना, ये अच्छा ये ठीक था, ये 1,05,000 है, ये 10% ही था। ठीक है, इसका 10% ऑफ 50,000, मैंने ये गलत ले दिया या ठीक, सब ठीक है। अच्छा, और फिर तो दिस डिवाइड बाय 0.995 कितना आएगा, 105527। ले लो यार, 8 ले लो। और दूसरे वाले का भी इसी तरीके से आप बांट दोगे, y इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू जो ये आई है ये वहां पर डाल दोगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इसको सॉल्व कर लोगे। ये मैथमेटिकल इक्वेशंस बना के आपने इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है जी, आप जाए आगे, शैल वी प्रोसीड। ये मुझे एक बार फिर देखने दो, मुझे लगता है कि मैंने इक्वेशन में झोल कर दिया है, मैंने इक्वेशन में झोल कर दिया भाई, आई एम सो सॉरी, पता नहीं क्यों। आई विल डू इट अगेन, प्लीज फॉरगेट जितना भी मैंने अभी ये साइमल्टेनियस इक्वेशन का बताया था। मैं एक बार फिर बता रहा हूं, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन में फिर से पार्ट सुनो यार। इसके अपने खर्चे कितने हैं, x इज इक्वल टू 1,00,000 प्लस यार y का 5% इसमें जुड़ेगा ना, क्या कहते हो, 0.05 y, ये इक्वेशन 1 है। और y इज इक्वल टू, इसके अपने खर्चे कितने हैं, 50,000 प्लस इसमें ऐड होगा 0.1x। अब ठीक है, माय बैड, आई हैड डन द अदर वे राउंड, माय बैड। ये जो है ये इसका 5%, ये y का 5% इसमें ऐड होगा। मैंने दोनों जगह xy लिख दिए थे ना, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही थी। ये इसका 5% इसमें ऐड होगा और इसका 10% इसमें ऐड होगा। ये नाउ प्लीज आंसर माय क्वेश्चन, जल्दी बताओ। इस हिसाब से अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू 1,00,000 प्लस 0.05, y की वैल्यू ये मैंने ले ली 50,000 प्लस 0.1x। अब बताओ ये कितना आया, x माइनस 0.005x इज इक्वल टू 1,00,000 2,500। अब बताओ x इज इक्वल टू 1,00,000 2,500 डिवाइड बाय 0.995। अब बताओ कितना आ रहा है। आई एम सो ग्लैड
that whatever you are saying is 103015 is the amount that you had just calculated, this amount. This has to come out to be the same. And then दूसरा इक्वेशन इसी तरीके से, अब इस इक्वेशन में डाल देता हूं मैं इसको, x की वैल्यू 103015 इंटू 10% प्लस 50,000, 50,000 प्लस 103015 का 10% बताओ भाई, 60,302, जो कि आपकी ये वाली फिगर है 6030, 2 रुपए का फर्क है तो दिल इतना नहीं लेते फर्क, ठीक है जी। तो ये सेम आंसर आपके आ गए हैं। आप चाहे इस मेथड से करो, चाहे रेसिप्रोकल सर्विस से करो, चाहे रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से करो, आपके आंसर सेम आने चाहिए, दैट्स इट। हल्का सा फ्रैक्शनल राउंडिंग ऑफ की वजह से फर्क हो जाता है तो दिल पे नहीं लेते हैं, 2-4 रुपए का फर्क आता है तो। ओके गाइस, हेलो। अब ओवरहेड्स की एब्जॉर्प्शन जो है किस बेसिस पे की जा सकती है? देयर आर 6 फेमस बेसिस। एक तो आउटपुट बेसिस, बजटेड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड आउटपुट, एक तो ये तरीका हो गया। एक आपका होता है ओवरहेड्स की एब्जॉर्प्शन ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल कॉस्ट परसेंटेज, तो बजटेड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इनटू 100। फिर लेबर कॉस्ट पे होता है बजटेड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इनटू 100। फिर प्राइम कॉस्ट की परसेंटेज होता है बजटेड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड प्राइम कॉस्ट इनटू 100। फिर उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट मशीन आवर रेट और लेबर आवर रेट होते हैं, तो बजटेड ओवरहेड्स डिवाइड बाय इफेक्टिव लेबर आवर्स एंड बजटेड ओवरहेड्स डिवाइड बाय इफेक्टिव मशीन आवर्स। डू यू रिमेंबर इफेक्टिव मशीन आवर्स और इफेक्टिव लेबर आवर्स? इफेक्टिव लेबर आवर्स तो अभी आपने वहां पे भी पढ़ा था लेबर कॉस्ट के चैप्टर में, टोटल लेबर आवर्स माइनस नॉर्मल आइडल टाइम, और मशीन आवर्स ये भी अभी इफेक्टिव मशीन आवर्स के लिए नॉर्मल आइडल टाइम ऑफ मशीन बताए थे ना आपको, कौन कौन से बताए थे? रिपेयर का टाइम, सेटअप इफ अनप्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव भी हो सकता है तो इसलिए मैंने लिखा था इफ अनप्रोडक्टिव। एक दूसरा सेट वो क्या नाम है, रिपेयर का टाइम, एक स्टैगरिंग या बीच में स्टॉपेज का टाइम, और तीसरा हो सकता है सेटअप टाइम हो, डिपेंड करता है इफ अनप्रोडक्टिव। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके हो गए 6 ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट। इफेक्टिव मशीन आवर्स ऐसे निकालते हैं, टोटल मशीन आवर्स माइनस नॉर्मल आइडल टाइम ऑफ मशीन, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। देन इसके बाद असम्पशंस इन रिलेशन टू सेटअप टाइम। याद रखना क्वेश्चन में कुछ नहीं बताएगा तो हम अज्यूम करके चलेंगे सेटअप टाइम अनप्रोडक्टिव है, कुछ नहीं बताएगा तो हम लोग मानेंगे कि कोई पावर नहीं कंज्यूम कर रहा, सेटअप के दौरान कोई पावर नहीं कंज्यूम हो रही हमारी, ये हम लोगों ने मान के चलना है। आओ जी अगला क्वेश्चन देखें, मशीन आवर रेट से ही रिलेटेड। अच्छा नहीं, लेकिन पहले मशीन आवर रेट का थोड़ा सा और भी बता दूं। सुनो गाइस, हेलो, आप लोग क्या करोगे, अगर मशीन आवर रेट का क्वेश्चन आएगा तो आप उसके एक स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट बनाओगे। कैसे करोगे? अपने खर्चों को, जैसे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में भी फिक्स और वेरिएबल करते हो, इस तरीके से यहाँ पे भी आपके ओवरहेड जो है फिक्स और वेरिएबल को में जो है बांट सकते हो। एज द केस में भी आप क्या करोगे, टोटल ओवरहेड्स जो है अपोर्शन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हैं, अगर आपने स्टेटमेंट बनानी है, फिक्स कॉस्ट को आप डिवाइड बाय इफेक्टिव मशीन आवर्स कर सकते हो, और फिर उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट पर इफेक्टिव मशीन आवर अलग से निकाल सकते हो। ठीक है जी, तो ये हम लोगों ने जो है इस तरीके से करना है। ये लंबा रास्ता आपको जो है बता रखा है, हमने आपको सीधा तरीका बता दिया है। ये रहा फिक्स चार्जेस अपोर्शन टू द मशीन, ये रेंट रेट्स एंड टैक्सेस अपोर्शन टू मशीन, ठीक है जी, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द मशीन, सुपरविजन चार्जेस ऑफ द मशीन, सुपरविजन चार्जेस भी अपोर्शन टू द मशीन है ऑब्वियसली, डेप्रिसिएशन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अगर टाइम बेसिस पे है, लाइटिंग चार्जेस, ऑपरेटर्स वेजेस एंड सैलरीज ये भी मंथली बेसिस पे। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, हेलो सुन लो, रेंट एंड रेट्स विल बी अपोर्शन टू द मशीन, क्योंकि ये एरिया बेसिस पे अपोर्शन हो जाते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम तो होता ही मशीन का है, सुपरविजन चार्जेस भी अपोर्शन टू द मशीन होता है, डेप्रिसिएशन तो होता ही मशीन का है, लाइटिंग चार्जेस भी अपोर्शन टू द मशीन होता है, लाइट पॉइंट 0 नहीं तो एरिया बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ऑपरेटर वेजेस भी अपोर्शन टू द मशीन होगा, जितनी मशीनें वो लोग देख रहे हैं ऑपरेटर उसके बेसिस पे अपोर्शन कर देंगे। ये आपके टोटल फिक्स चार्जेस आ जाएंगे। इस टोटल फिक्स चार्जेस को आप इफेक्टिव मशीन आवर्स से, दैट इज नॉर्मल आइडल टाइम, माइनस कर दोगे टोटल मशीन आवर्स में से, इससे डिवाइड कर दोगे। और फिर उसके बाद आप वेरिएबल चार्जेस में मोटिव पार जो है आपकी ऑब्वियसली मशीन आवर के बेसिस पे आप लोग इसको चार्ज करोगे। ठीक है जी, पार जितना ज्यादा आप आर चलाओगे उतना ज्यादा आपकी पार कंज्यूम होगी। डेप्रिसिएशन रिपेयर एंड मेंटेनेंस ओनली अगर यूजेज बेसिस, दैट इज अगर आप मशीन आवर बेसिस पे चार्ज करते हो तभी ये यहां आएगा। अगर फिक्स है तो वो ऊपर आ रहा है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऊपर आ रहा है, डेप्रिसिएशन भी ऊपर आ रहा है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस भी ऊपर आएगा, रिपेयर्स
एंड मेंटेनेंस भी ऊपर आएगा। ये लिख दिया मैंने, अच्छा ये मैंने ऊपर लिखा ही हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये रहा, एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये पोर्शन हो ही गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद ऑपरेटर वेजेस, अगर आपने आर्ली बेसिस पे लिया तो यहां वेरिएबल चार्जेस में आएगा। ठीक है जी, ये आपका आ गया मशीन आर रेट। नाउ इसके बाद जो है टाइप्स ऑफ ओवरेज एब्जॉर्प्शन रेट, एक तो प्री डिटरमाइंड ओवरेज एब्जॉर्प्शन रेट होता है, एक एक्चुअल ओवरेज एब्जॉर्प्शन रेट भी हो सकता है। काम शुरू होने से पहले प्री डिटरमाइंड या बजटेड ओवरेज आप लोग ले सकते हो। बजटेड ओवरेज डिवाइड बाय बजटेड बेस, जो भी आपका बेसिस है। बेस 6 थे, याद है कुछ? आउटपुट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, मशीन आवर्स, लेबर आवर्स। और दूसरा एक्चुअल ओवरेज डिवाइड बाय एक्चुअल ओवरेज, खर्च होने के बाद भी आप निकाल सकते हो, डिवाइड बाय एक्चुअल बेस। इस तरीके से जो आप निकालना चाहो तो आप इसको इनमें से कोई भी बेसिस ले सकते हो। तो इसमें प्रीवियस ईयर के बेसिस पे बजट बना सकते हो, नॉर्मल या एवरेज बेसिस पे बना सकते हो, या एस्टिमेटेड फ्यूचर एक्सपेंसेस के बेसिस पे आप अपने बजटेड बेसिस बना सकते हो और बजटेड ओवरेज निकाल सकते हो। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड, पुराने जमाने में चलता था, बहुत पुराने जमाने में 1950 60s, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाए थे तो मैंने आपको कहानी बताई थी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। वैसे तो ये आपके लिए रेलेवेंस में नहीं है, बट स्टिल लेट 70s में चालू हुआ था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी कंप्यूटर्स के आने के बाद लेट 70s में चालू हुआ था, और 80s में तो आग लग गई थी वेस्टर्न कंट्रीज में कि भाई ये जो ओवरहेड्स बांटने का तरीका है, जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, दैट इज एब्सर्ड, यू शुड यूज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। और इसी तरह की आग लगी थी 60s में। 50s तक तो चल जाता था ब्लैंकेट ओवरेज रेट, बट 60 में सब लोग कहते हैं बकवास, यू शुड यूज डिपार्टमेंटल रेट्स। तो क्या है डिपार्टमेंटल रेट्स वर्सेस ब्लैंकेट रेट? तो ब्लैंकेट रेट से तो एनी डे डिपार्टमेंटल रेट बेटर है, और डिपार्टमेंटल रेट से भी बेटर है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब इसमें क्या, ब्लैंकेट रेट में क्या होता है, सारे ओवरेज, चाहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है चाहे सर्विस डिपार्टमेंट है, सबके ओवरेज को सम लो, डिवाइड बाय बेस, जो भी आपका बजटेड बेस है, टोटल ओवरेज ऑफ द फैक्ट्री, टोटल बेस ऑफ द फैक्ट्री। यहां क्या है, हर डिपार्टमेंट का ओवरेज निकालते हैं, तो ओवरेज ऑफ द डिपार्टमेंट डिवाइड बाय बेस ऑफ द डिपार्टमेंट, इस तरीके से आपने इसको निकालना है। ठीक है जी। और फिर वो बोलता है ब्लैंकेट रेट, एक बात बताओ, अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बना रहे हो तो हम ब्लैंकेट रेट यूज कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं अगर ऑल द 3 कंडीशंस फुलफिल हो। कौन कौन सी कंडीशंस थी? एक, टाइम शुड बी द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन, कुछ याद है? व्हेन टाइम शुड बी द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये टाइम शुड बी द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन, या तो मशीन टाइम या लेबर टाइम, और सारे के सारे ओवरहेड्स आपके लिंक हो पा रहे हैं लॉजिकली, सारे डिपार्टमेंट्स लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव, किसी भी एक तरह की इंटेंसिटी है, फिर सारे प्रोडक्ट्स ईच डिपार्टमेंट से होके गुजर रहे हैं और इक्वल टाइम स्पेंड कर रहे हैं ऑल डिपार्टमेंट्स में ऑल प्रोडक्ट्स। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए आज की डेट में हम लोग कहते हैं ब्लैंकेट रेट, क्योंकि ये तीनों कंडीशन कभी भी फुलफिल नहीं हो पाती। तो इसीलिए हम लोग इसीलिए क्या कहते हैं, ब्लैंकेट एवरेज एब्जॉर्प्शन रेट इज कंप्लीटली आउटडेटेड, कंप्लीटली आउटडेटेड। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं आगे। फिर एक चीज होती है जिसे कहते हैं 2 टियर मशीन आर रेट। सेटअप टाइम का अर्ली रेट अलग निकालते हैं, रनिंग टाइम का अर्ली रेट अलग निकालते हैं। तो फिक्स चार्जेस हम सेटअप और रनिंग दोनों में लेते हैं। फिक्स चार्जेस ऊपर न्यूमरेटर लेंगे, सेटअप और रनिंग टाइम दोनों को सम करके नीचे डिनोमिनेटर लेंगे। फिर ऑपरेटर की वेजेस, और यार ऑपरेटर तो दोनों कर रहा है, वो तो सेटअप भी कर रहा है, वो रनिंग भी कर रहा है, लेकिन कितनी उसने अटेंशन दी है उसके हिसाब से खर्चे बांटते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पावर कॉस्ट एंड अदर वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ रनिंग पे होती है, वो सेटअप के दौरान नहीं होती है। सेटअप के दौरान सिर्फ फिक्स खर्चे हो सकते हैं, तो फिक्स्ड, और ऑपरेटर वेजेस भी जितनी उसने अटेंशन दिया उसके बेसिस पे होंगे। फिर बारी आती है अगली चीज, एब्जॉर्प्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। एब्जॉर्प्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की अगर मैं बात करूं तो गाइस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स एक तो फिक्स्ड ओवरहेड्स होते हैं, एक वेरिएबल ओवरहेड्स होते हैं। मैंने आपको याद हो तो मैंने आपको कहानी सुनाई थी, हमने जनरेटर किराए पे लिया था। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ जस्ट फॉर नॉलेज। मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा, मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि जो हमारे फिक्स खर्चे हैं उनको बजटेड बेस पे करके चलते हैं, लेकिन वेरिएबल खर्चे एक्चुअल बेस पे करके ना, इसको जो हमारी बजटेड नॉर्मल कैपेसिटी है उसके बेसिस पे, इनको एक्चुअल प्रोडक्शन के बेसिस पे। मैंने आपको कहानी बताई थी कि भाई हमने जनरेटर किराए पे लिया था, उसके हमने खर्चे बांटने थे, तो उसका जो फिक्स खर्चा था वो मेरे को कॉस्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। तो मैंने कहा, उनसे पूछा था, मैंने कहा आप कितने घंटे यूज करोगे, आपकी क्लास कितने घंटे चलेगी, आपका क्या होगा, तो उस हिसाब से ओके जी, आपके बैकअप के लिए जो है लेट्स से 200 घंटे होगा बैकअप के लिए, मेरे लिए 300 घंटे होगा। तो जनरेटर का हमारा किराया जो लेट्स से एग्जांपल 2 लाख रुपए आया, तो उस हिसाब से हमने 300:200 की रेशियो में मैंने जनरेटर का किराया बांट दिया।
दूसरा नंबर, फिर जनरेटर जब भी यूज होता था तो मैंने उसका रिकॉर्ड रखवाया था, भैया उनकी क्लास में अगर यूज हो रहा है, मेरी क्लास में यूज हो रहा है, उसका रिकॉर्ड रख लो, वेरिएबल कितना उनके लिए यूज हो रहा है, कितना मेरे लिए यूज हो रहा है। और फिर फ्यूल कॉस्ट जितनी भी होगी, जो भी हमारा डीजल से जैसे जनरेटर चलता था, तो डीजल जो है की कॉस्ट हम लोग कैसे मान देंगे, उनके लिए कितना बैकअप के लिए चला, मेरे लिए कितना बैकअप के लिए चला, उस बेसिस पे। तो एक्चुअल जितना काम हुआ उसके बेसिस पे वेरिएबल खर्चे और फिक्स खर्चे नॉर्मल बजटेड कैपेसिटी के बेसिस पे बांटे जा सकते हैं। सेग्रीगेशन ऑफ सेमी, ये अभी आपने देखा भी था मार्जिनल कॉस्टिंग में, यही तो होता है, चेंज इन टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट, ये चीज करते हैं। और फिर चेंज इन टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय चेंज इन मशीन आवर्स, ऐसे भी कर सकते हो, ये वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट है, ये वेरिएबल ओवरहेड्स पर मशीन आवर या लेबर आवर है। और फिक्स ओवरहेड जैसे वहां पर भी था, सेमी वेरिएबल ओवरहेड, सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दोगे तो आपकी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, एज द केस में भी। फिर उसके बाद अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन का ट्रीटमेंट क्या होता है, अभी अभी हम लोग जब रिकंसिलिएशन का डिस्कशन कर रहे थे उस टाइम पे मैंने आपको बात बताई थी कि गाइस जो हमारा अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन होता है उसका क्या मतलब होता है, जो कॉस्ट अकाउंट्स में ओवरहेड चार्ज होते हैं उसे कहा जाता है एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, जो फाइनेंशियल अकाउंट्स में चार्ज होते हैं वो होते हैं एक्चुअल ओवरहेड्स। तो अगर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स एक्चुअल ओवरहेड से कम है तो हम उसे कहते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन हो गई, अगर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स मोर देन एक्चुअल ओवरहेड्स है तो हम उसे कहते हैं ओवर एब्जॉर्प्शन हो गई। तो इफ एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आर लेस देन द एक्चुअल ओवरहेड्स, अंडर एब्जॉर्प्शन हैज अकर्ड, इफ एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आर मोर देन द एक्चुअल ओवरहेड्स, देन हम कहते हैं ओवर एब्जॉर्प्शन हैज अकर्ड। ओवर एब्जॉर्प्शन और अंडर एब्जॉर्प्शन रेट, ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन का सबसे जो अच्छा तरीका है कि अगर जेन्युइन प्राइस राइज, याद है कुछ, जेन्युइन प्राइस राइज या जेन्युइन फॉल इन प्राइसेस की वजह से हुआ, इफ अंडर एब्जॉर्प्शन हैज अकर्ड ड्यू टू जेन्युइन प्राइस राइज, या इफ ओवर एब्जॉर्प्शन हैज अकर्ड ड्यू टू जेन्युइन फॉल इन प्राइसेस, कि भाई हमने तो सर्टेन बजट जो किया था उसके बाद अचानक ही इलेक्ट्रिसिटी के रेट ही बदल गए, यार उन्होंने जो सरकार है उन्होंने मिनिमम वेज एक्ट रिवाइज कर दिया, मैंने तो बजट बना रखा था कि मैं तो तनख्वाहें दूंगा 15,000 रुपए महीना, उन्होंने 17,000 रुपए मिनिमम वेजेस कर दी, मुझे देनी पड़ेगी 17,000 रुपए। अगर ऐसा सिचुएशन हुआ कि भाई ऐसा कोई भी सिचुएशन हुआ तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, उस केस में हम अंडर या ओवर एब्जॉर्ब जितने भी ओवरहेड्स हैं उनका सप्लीमेंट्री रेट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड करके, यू मस्ट रिमेंबरिंग इक्विवेलेंट यूनिट्स कैसे निकलती हैं, टोटल यूनिट्स, जो भी हमारी यूनिट्स जो प्रोड्यूस हैं, और डब्ल्यूआईपी की यूनिट्स, डिग्री ऑफ कंप्लीशन फॉर ओवरहेड्स, वो आप यहां पर जो है इक्विवेलेंट यूनिट्स नीचे डिनोमिनेटर में लेंगे, सप्लीमेंट्री रेट आएगा। और फिर उसके बाद आप अंडर एब्जॉर्प्शन की जर्नल एंट्री करेंगे। क्या जर्नल एंट्री करेंगे आप लोग, अगर अंडर एब्जॉर्प्शन है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में डेबिट करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में डेबिट करेंगे आप यूनिट सोल्ड इनटू सप्लीमेंट्री रेट, यूनिट सोल्ड इनटू सप्लीमेंट्री रेट कॉस्ट ऑफ सेल्स में डेबिट करेंगे, फिनिश गुड्स अकाउंट में डेबिट करेंगे जो सप्लीमेंट्री रेट है इनटू यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ डब्ल्यूआईपी मल्टीप्लाइड बाय सप्लीमेंट्री रेट, ये डब्ल्यूआईपी में आप जो है डेबिट करेंगे एज द केस में भी। टू फैक्ट्री एवरेज कंट्रोल अकाउंट, और रिवर्स एंट्री करेंगे ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स का, फैक्ट्री एवरेज कंट्रोल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल टू, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स क्यों आ गया, टू फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल, ये डब्ल्यूआईपी लेजर कंट्रोल है, डब्ल्यूआईपी लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट में जाएगा जितना डब्ल्यूआईपी है, इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ डब्ल्यूआईपी, ये इक्विवेलेंट डब्ल्यूआईपी यूनिट्स इनटू सप्लीमेंट्री रेट। आगे बढ़ते हैं। अगर दूसरा मैंने आपको बोला था अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन के तीन ट्रीटमेंट होते हैं, एक तो क्या होता है जेन्युइन प्राइस राइज, फॉल इन प्राइसेस, सप्लीमेंट्री रेट निकाल के अपने कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिनिश गुड्स और डब्ल्यूआईपी को करेक्ट कर देते हैं। दूसरा, अगर हमारी डिफेक्टिव प्लानिंग थी, कॉस्टिंग मील अकाउंट में डालेंगे, अंडर एब्जॉर्प्शन की एंट्री क्या होगी, कॉस्टिंग मील अकाउंट डेबिटेड टू ओवरहेड्स कंट्रोल, ओवर एब्जॉर्प्शन की ओवरहेड्स कंट्रोल टू कॉस्टिंग मील अकाउंट, ये हम लोगों ने जो है जनरल एंट्री पास कर देनी है। तीसरा मैंने आपको बोला था, अगर हमें लगता है इस बार की अंडर एब्जॉर्प्शन अगली बार की ओवर एब्जॉर्प्शन से सेटअप हो जाएगी, या इस बार की ओवर एब्जॉर्प्शन अगली बार के अंडर एब्जॉर्प्शन से सेटअप हो जाएगी, तो हम उसको बैलेंस कैरी डाउन करते हैं, उसका कोई जनरल एंट्री नहीं पास करते, उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, नो जनरल एंट्री इज पास। एंड प्लीज माइंड यू, हेलो लिंक करते हैं, रीको में यही वाले आते हैं, रिकंसिलिएशन में ओनली एंड ओनली, याद हो तो ओनली एंड ओनली अंडर या ओवर एब्जॉर्ब कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पीरियड। क्यों, क्योंकि सप्लीमेंट्री रेट वाले तो आपने एडजस्ट कर दिए, सप्लीमेंट्री रेट वाले तो आपने एडजस्ट कर दिए, और इसी तरीके से जो आपके कॉस्टिंग मील अकाउंट वाले थे वो भी आपने अपने अकाउंट में एडजस्ट कर दिए। तो रिको में जो है एज द केस में भी ये ही आएंगे जो कैरी फॉरवर्ड होते हैं, सिर्फ वही आते हैं। देन कैपेसिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताया था, एक था रेटेड या मैक्सिमम या प्लांट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, थियोरेटिकल कैपेसिटी। ये कैपेसिटी कौन सी होती है, जो मैन्युफैक्चरर कहता है, मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, गड्डी दिखाई थी कि हाँ जी हमारी गड्डी की माइलेज इतनी है, बट दैट इज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। और मशीन के रिगार्ड में साल में 365 दिन काम करेंगे भाई साहब, आइडियल कंडीशंस में काम करेंगे भाई साहब, पार की कभी फ्लक्चुएशन नहीं होगी, एवरीथिंग बिल्कुल स्मूथ चलेगा, आप ढंग से टिच मेंटेन करके चल रहे हो, सारी चीजें जो है आपने जो है उसको मशीन को बहुत ध्यान से रखा हुआ है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ।
बिल्कुल परफेक्ट कैपेसिटी में काम, परफेक्ट और साल भर काम कर रहे हो, दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल कैपेसिटी, इससे ज्यादा तो कभी हो ही नहीं सकती। बट दिस इज हेंस नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, तो दिस इज कॉल्ड हेंस थियरेटिकल कैपेसिटी, कि भाई 365 दिन तो कोई भी नहीं काम करता, और साल भर। अब मैं भी बात बोलूं, मैं अपनी क्लासेस ले रहा हूं, 7 डेज अ वीक ले रहा हूं, बट फिर मैं भी छुट्टी लेता हूं, लगातार कुछ दिन छुट्टी लेनी पड़ जाती है, 7 डेज पढ़ा लूं, लेकिन स्टिल आई हैव टू टेक सम हॉलीडेज, आई डू गिव सम हॉलीडेज। तो कमिंग बैक टू दिस, ये थियरेटिकल है, 365 दिन कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं काम कर सकती। इस तरीके से प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है, तो जितने आपके साल के 365 दिन है, उन 365 दिन में से जितने आपकी छुट्टियां होंगी, संडेज है वो काटो, फेस्टिवल हॉलीडेज है वो काटो, तो प्रैक्टिकल कैपेसिटी या अवेलेबल कैपेसिटी या नेट ऑपरेटिंग कैपेसिटी, जितना नॉर्मल आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस और आइडल टाइम को छुट्टियां वगैरह वो सारा काट दो, तो ये आपका प्रैक्टिकल कैपेसिटी है। ये ओवरहेड एब्जॉर्प्शन के रेट के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट और कौन सा, नॉर्मल कैपेसिटी। नॉर्मल कैपेसिटी या एवरेज कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑन एन एवरेज लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में हम जितना माल बेचेंगे, जितनी डिमांड है, जितना ऑन एन एवरेज पिछले 2-3 साल में हम लोगों ने बिजनेस साइकिल में किया है, उसके बेसिस पे हम लोग कर लेते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्चुअल कैपेसिटी की, एक्चुअली हम लोगों ने क्या काम किया है उसको हम लोग जो है डील करते हैं। और एक्चुअल कैपेसिटी इज यूजुअली बिटवीन प्रैक्टिकल और जो हमारी नॉर्मल कैपेसिटी है उनके बीच में जनरली रहती है, क्योंकि नॉर्मल से हम कम काम करने की कोशिश नहीं करते, या तो उतना ही रखेंगे, उससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन प्रैक्टिकल से ज्यादा जनरली कर नहीं पाते कोई भी लोग, दैट इज द केस। अब बढ़ते हैं आगे। आइडल कैपेसिटी क्या होती है, जितना नॉर्मली हम लोग कह रहे हैं कि भी काम ही नहीं हो पा रहा, भाई इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में से नॉर्मल कैपेसिटी हटा दो तो बाकी आइडल है। जितना, अगर अब नॉर्मल आइडल कैपेसिटी की बात करनी है, नॉर्मल आइडल कैपेसिटी थी कि भाई नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी, टेक एन एग्जांपल, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है भाई साहब, आप ना अपनी मशीन से 10,000 यूनिट्स बना सकते हो अगर साल, ये चलो यार 36,500 यूनिट्स बना सकते हो या टन्स बना सकते हो अगर साल भर काम करो। लेकिन हेलो, हम साल भर काम नहीं करते, नॉर्मली हम लोग 280 डेज काम करते हैं, तो माइनस नॉर्मल कैपेसिटी 28,000 टन्स। चलो जी, ये हमारी हो गई आइडल कैपेसिटी, नॉर्मल आइडल कैपेसिटी। एबनॉर्मल आइडल कैपेसिटी, भाई 28,000 टन्स बनाना चाहिए था, ओ भाई बनाया कितना है, 27,500 टन्स, तो ये क्या हो गया, 500 इज एबनॉर्मल आइडल कैपेसिटी की। भाई ये तो तबाह बर्बाद इस वजह से हो गया कि एबनॉर्मल कोई रीजन हो गया होगा, तभी ये बेचारे एक्चुअली नॉर्मल के बराबर का काम नहीं कर पाए। नॉर्मल कैपेसिटी अगर आपने निकालनी हो तो कैसे निकाली जा सकती है, इंस्टॉल कैपेसिटी में से टाइम लॉस ड्यू टू प्रिवेंटिव प्लांट मेंटेनेंस के लिए रोकनी पड़ेगी, शिफ्ट्स, मशीन आज बीच में रोकेंगे, एक काम खत्म करेंगे दूसरा चालू करेंगे, हॉलीडे, कोई भाई फेस्टिवल हॉलीडेज, अदरवाइज संडेज, नॉर्मल शटडाउन, नॉर्मल आइडल टाइम, नॉर्मल टाइम लॉस्ट, जो भी स्टैगरिंग बीच में मशीन को रोका गया, ये नॉर्मल कैपेसिटी आपकी आ जाएगी। देन उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन को जनरली नेटवर्क्स कॉस्ट की परसेंटेज पे एब्जॉर्ब किया जाता है, या फिर यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस के बेसिस पे एब्जॉर्ब किया जाता है। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे किया जाता है, या सेल्स वैल्यू या पर यूनिट सोल्ड के बेसिस पे किया जाता है। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन करनी हो, जैसे आपने फैक्ट्री ओवरहेड्स की डिस्ट्रीब्यूशन की थी, इस तरीके से इसकी अगर डिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो इंश्योरेंस चार्जेस ऑफ फिक्स फिनिश गुड्स, इसको अगर कैसे करना हो तो ये वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री के बेसिस पे होगी, फिनिश गुड्स हमारे पास कितना पड़ा हुआ है, जैसे ए बी दो स्टॉक है मेरे पास, ये ए और बी, इनका कितना कितना वैल्यू है, एक 10 लाख का है, एक 5 लाख का है, तो भाई किसकी इंश्योरेंस ज्यादा होगी, 10 लाख वाले की, तो 2:1 की रेशो में बांट दो। सैलरीज ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्समैन, इसको हम लोग कैसे बांटेंगे, टाइम डिवोट वो कितना कर रहे हैं, किस प्रोडक्ट के लिए कितना टाइम डिवोट कर रहे हैं उसके बेसिस पे बांट देंगे, या कितने सेल्समैन किस डिपार्टमेंट में है, किस प्रोडक्ट के लिए हैं उसके बेसिस पे बांट देंगे। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, जितना एडवर्टाइजमेंट बजट है उसके बेसिस पे बांट देंगे। एग्जीबिशन कॉस्ट, कितना एग्जीबिशन का एक्सपेंडिचर, किस प्रोडक्ट के लिए हमने एग्जीबिशन में कितना खर्चा किया उसके बेसिस पे बांट देंगे, कितना हम लोग करेंगे ऐसे किस्म में। वेयर हाउसिंग, जहां फिनिश गुड स्टोर होते हैं उसको वेयर हाउस कहते हैं, जितनी स्पेस यूज हो रही है जिस प्रोडक्ट के लिए उसको हम लोग जो है वेयर हाउसिंग चार्जेस उस हिसाब से एवरेज स्पेस के बेसिस पे बांट देंगे। पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस, इसको हम लोग जो एवरेज क्वांटिटी डिलीवर्ड एंड सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड इस बेसिस पे बांट देंगे। इनवॉइसिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ इनवॉइसेस के बेसिस पे बांटेंगे।
सेल्स एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, सेल्स वैल्यू, सेल्समैन कमीशन, सेल्स वैल्यू। आपको बताइए सेल्समैन को किस बेसिस पे, भाई तू ज्यादा माल बेच ज्यादा कमीशन मिलेगी। भाई सेल्स एस्टेब्लिशमेंट, अब जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है उसका रेंट मैं कैसे बांटू, मैं अलग अलग प्रोडक्ट्स में सेल्स डिपार्टमेंट का इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसे बांटू, ये सेल्स एस्टेब्लिशमेंट खर्चे होते हैं। भाई सेल वैल्यू के बेसिस पे बांट, एक की सेल वैल्यू जो 50 लाख है दूसरे की सेल वैल्यू जो 25 लाख है उस बेसिस पे बांट दे। कैरीज आउटवर्ड, जितनी यूनिट्स या जितने टन जितना क्वांटिटी कैरी की जा रही है और जितने किलोमीटर जा रहे हैं, अगर यूनिट्स ना दियो तो जुगाड़ वैल्यू इनटू किलोमीटर्स करेंगे, नहीं तो यूनिट्स इनटू किलोमीटर्स इज द बेस्ट ऑप्शन टू टेक। ट्रैवलिंग अलाउंस, जो भी हमारे सेल्समैन है वो जगह जगह जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, तो उसके बेसिस पे कितने सेल्समैन थे और कितने किलोमीटर ट्रेवल हुए उसके बेसिस पे हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज्यादा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट यूज किए जा सकते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग बेसिस हो सकते हैं, कोई एक लेबर इंटेंसिव डिपार्टमेंट हो सकता है, कोई कैपिटल इंटेंसिव हो सकता है, तो लेबर इंटेंसिव का लेबर आर रेट हो जाएगा, कैपिटल इंटेंसिव का मशीन आर रेट हो जाएगा, एज द केस में बी। एंड दैट फिनिशेस ऑफ दिस चैप्टर।